सन 2002 में मेरे साथ गैंग रेप हुआ। ओह गॉड। एक हॉस्टल था पीजी, जहाँ पर 20 लड़के थे। वहाँ पर पूरी रात उन्होंने रेप किया। सुबह मुझे 4-5 बजे उठा के मुझे गाड़ी में रखा उन्होंने, और अम्बाला का जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ से चंडीगढ़ के लिए बसेस आती हैं, वहाँ मेरे को छोड़ दिया। अब हम तो देखो, हम तो रोना भी नहीं आता, तो पत्थर के हो गए हैं। हम तो ऐसे सोते हैं अंदर से, ऐसा होता है कि जैसे कि अब तो कुछ नहीं है। सेक्स जो है बायोलॉजिकल, जो हमारे पार्ट्स हैं, जो असाइंड बॉडी है, उसको लेकर पैदा होता है। कोई इंसान पैदा होता तो चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि वो लड़का आ गया लड़की आ गई। सेक्स इज बायोलॉजिकल। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो माँ ने पापा से बात की। पापा ने एक तांत्रिक से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल या प्रेत आत्मा आ गई है। उसने गरम चिमटा निकाला और मुझे मारना शुरू कर दिया। उससे क्या हो कि मेरे जो पेट में, पीठ में छाले हो गए, और मैं भाग के मम्मी के पास गई। मम्मी ने फिर बिठा के वहीं मुझे उठा के वहीं पर बिठा दिया। ऐसा एक बार ही हुआ कि मैंने अपने टीचर को बताया कि फलां बच्चा मुझे छेड़ रहा है। तो उसने कहा, तुम ठीक हो जाओ, अपने आप को लड़कियों जैसा मत बिहेव करते रहो। अगर अपने आप को लड़की की तरह बिहेव करोगे तो सब लोग छेड़ेंगे तुम्हें। लोग सोचते हैं शायद ये लोग इनके अंदर कोई कमी है, कुछ ऐसा है। कोई कमी नहीं है, बस हमारा जेंडर और सेक्स जो है वो मिसमैच हो जाता है। 10th में आके मेरे को ऐसा सुसाइड का अटैम्प्ट शुरू हो गया कि मुझे मर जाना है। मैं पीजीआई वाले गेट से जब यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो अपने डिपार्टमेंट बैक साइड में वहाँ पर 3-4 लड़के खड़े, तो उन्होंने मुझे रोका और मेरे साथ रैगिंग शुरू कर दी। और मुझे खींच के फिर झाड़ियों में लेके गए, मेरी शर्ट वगैरह निकालने की कोशिश की, सेक्सुअल अब्यूज़ करना कोशिश की। अपने शर्ट उतार के आप डांस करो, तो मैंने शर्ट उतारने से मना कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती 3-4 लड़के आए, मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की। फिर मेरे को मारा उन्होंने, थप्पड़ मारे, फिर नीचे झुका के सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की। और फिर एक लड़का आया पीछे से, कहता है यार मत करो ज़्यादा, तो ये मतलब हिजड़ा है, बददुआ लग जाएगी। आप ये सोचो कि एक इंसान को बाहर लाना, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो समाज की भी ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है। अगर हम सारी दुनिया से जीत जाते हैं, अपने पेरेंट्स से हार जाते हैं। आज मैं IAS ऑफिसर होती, आज मैं IPS ऑफिसर होती, लेकिन हम लोग सारी ज़िंदगी धक्के खाते रहे अपनी पहचान को। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। हम 2014 तक तो ऐसे ही लड़ते रहे कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, क्या हूँ। इसी वजह से दे गेट इनटू सेक्स वर्किंग एज वेल। जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो दे आर इनटू सेक्स वर्क, दे आर इनटू बधाई, दे आर इनटू बेगिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं हमें। सारी ज़िंदगी हम लोग भटकते रहे, हम लोगों के साथ इतना कुछ लोगों ने किया। अपने साथ एक रस्सी लेके गई और मैंने पेड़ में लटकाया, और बस उसको लेके यहाँ से गले में डाल के बैठ गई। बैठ के सोचने लगी मुझे मर जाना है, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मेरे लिए दुनिया बनी नहीं है। हेलो मैम, थैंक यू सो मच आने के लिए। वी आर सो ग्लैड कि हम आपके साथ ये पॉडकास्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमारे साथ भी फर्स्ट इंटरेक्शन होने वाला है, एंड हमें भी बहुत सारा एक्सपोजर मिलेगा अबाउट यू, बिकॉज अदरवाइज टीवी के थ्रू हमें जानने को मिलता है, बट फॉर मी ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी माई फर्स्ट एक्सपीरियंस टू हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन विद यू। तो आपके बारे में जानना चाहेंगे, धनंजय चौहान कौन है? अगर आप माइथोलॉजी में जाएंगे तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को पुकारते हैं कि हे धनंजय। धनंजय उसे कहते हैं जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है, जिसे लगता है कि मेरा लक्ष्य यही है बस, और चाहे जो मर्जी हो जाए दुनिया में, इधर से उधर हो जाए, वो अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहता है। तो मेरा भी लक्ष्य एक ही था कि मुझे अपने समाज को, किन्नर समाज या ट्रांसजेंडर वुमेन, ट्रांसजेंडर मेल हैं, सबके लिए इक्वल स्पेस, इक्वल अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, वो हमें हासिल करना था। तो वो मैं उसी पे केंद्रित हूँ अभी भी, और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं उसी पे ही केंद्रित रहूँगी। ये नाम किसने रखा था आपका? धनंजय मेरे पेरेंट्स ने ही रखा था, तो मैंने कभी चेंज नहीं किया, क्योंकि धनंजय का कोई जेंडर नहीं होता, जेंडरलेस है नाम ये एक तरह से अलंकार है। अननोइंगली हो गया ऐसे? सॉरी, अननोइंगली हो गया ऐसे कि यस।
एक्चुअली मुझे लगता भी नहीं था कि नाम में क्या रखा है ना, तो अगर इंसान को जानना है तो काम से जानना चाहिए उसको। पंजाब में वैसे भी देखा जाए कि मनदीप कौर भी होते हैं, मनदीप सिंह भी होते हैं, है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंसान का। अगर इंसान सही रास्ते पे है, अच्छा काम कर रहा है, दुनिया में सभी के लिए काम कर रहा है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल स्पीसीज, नॉट ओनली जेंडर बट ऑल स्पीसीज। सो मुझे लगता है कि नाम में कुछ नहीं रखा, नाम जैसा भी है ठीक है। ठीक है, तो आपके थोड़ा ना बचपन पे जाते हैं, बिकॉज यू वांट टू नो अबाउट योर जर्नी एज अ पर्सन। कहाँ से हैं आप, बचपन कैसा बीता, कैसे आपने रियलाइज किया दैट यू आइडेंटिफाई विद दिस जेंडर एंड हाउ डिड यू कम आउट इट, बिकॉज इजी नहीं रहा होगा फॉर श्योर फॉर यू। मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, पौड़ी जनपद में। देवप्रयाग जगह है जो बहुत पहला प्रयाग है 5 प्रयागों में से। तो मेरा जन्म देवप्रयाग के पास गांव में हुआ। तो जन्म के कुछ महीनों बाद ही मेरे फादर साहब मुझे और मेरे माताजी को चंडीगढ़ ले आए थे। तो उसके बाद हम सारी ज़िंदगी मतलब चंडीगढ़ में ही रहे हैं, अभी भी चंडीगढ़ में ही हूँ मैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा बचपन बीता है, चंडीगढ़ में मेरा बचपन बीता है। तो चंडीगढ़ से ही हूँ मैं, समझ लो कि मेरा सब जन्म जो है उत्तराखंड में हुआ है। तो मेरा स्कूलिंग जो है वो भी चंडीगढ़ में, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, सब कुछ। मेरा स्ट्रगल भी, मेरे कर्म भूमि जो है वो चंडीगढ़ में है। बट मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जन्म जहाँ हुआ है तो मरते वक्त मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। तो आपको कब लगा कि आपको मतलब आपके पेरेंट्स को कब फिगर आउट हुआ और कैसे वो चीज़ आपने जर्नी जी? देखिए पेरेंट्स को तो किसी को भी कुछ नहीं पता होता। जब हम पैदा होते हैं तो जेंडरलेस पैदा होते हैं। जेंडर इज़ नॉट इन बिटवीन ऑफ 2 लेग्स, इट इज़ इन बिटवीन ऑफ 2 ईयर्स। 2 टाँगों के बीच में जेंडर नहीं होता, 2 कानों के बीच में होता है। तो हम जब जन्म लेते हैं तो हम सिर्फ सेक्स जो है, बायोलॉजिकल जो हमारा पार्ट्स हैं, जो असाइन्ड बॉडी है उसको लेकर पैदा होता है। कोई इंसान पैदा होता तो चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि वो लड़का आ गया, लड़की आ गई। उसका जो जेंडर है उसको तो पूछ के नहीं भरा गया उसके फॉर्म में, उसके बर्थ सर्टिफिकेट में, या उसकी कंसेंट ली गई है। तो मेरा भी जन्म हुआ तो पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने जो जेंडर रखा होगा, बिकॉज जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, सेक्स इज बायोलॉजिकल। तो जो जेंडर था वो पेरेंट्स ने या डॉक्टर ने रखा होगा। और 3 से लेकर 5 साल के एज के मतलब दौरान मुझे आभास जो है ना, फीलिंग शुरू हो गई कि मैं एक लड़की हूँ। और आभास भी क्या कि सहज प्रवृत्ति बोलते हैं इसको। जब इंसान बढ़ता है, उसका शरीर बढ़ता है, धीरे 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 उसका जो ब्रेन है, उसका जो मनोस्थिति है वो उसमें ज्ञान आता है। तो धीरे धीरे आभास शुरू होता है, उसको खुद नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बस वो इंसान बढ़ता रहता है। तो 3 से लेकर 5 साल की एज में मुझे याद है कि 5 साल की एज का मुझे याद है कि मेरा जब मुंडन हो रहा था तो मैंने मुंडन करने से मना कर दिया था कि मैं मुंडन नहीं करूँ, मैं तो लड़की हूँ। लेकिन चलो फिर भी उन्होंने मुंडन मेरा किया है। बट जो कपड़े थे वो मैंने लड़की वाले ही पहने, फ्रॉक। तो ये मुझे उस समय का मतलब जो बिल्कुल जो याद है कि उस समय ऐसा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ते गई उम्र, तो 7 साल की उम्र में मुझे लगा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने लगी। तो मैंने अपनी माँ को बोला कि माँ, मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ, अंदर से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। तो माँ ने पापा से बात की। पापा ने एक तांत्रिक से पूछा कि ऐसा क्यों है। तो तांत्रिक ने कहा कि इसके अंदर कोई चुड़ैल या प्रेत आत्मा आ गई है। तो उन्होंने उसको मतलब उन्होंने कहा कि पिताजी को कि इस बच्चे को झाड़ फूँक करना पड़ेगा। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, अभी तुम फलां दिन पे आना रात को 10-11 बजे के बाद। और फिर मेरे पिताजी लेके गए मुझे, मेरी मम्मी भी थी। तो झाड़ फूँक करना शुरू किया उन्होंने। और एक उन्होंने धुनी लगा रखी थी आग जला के ना, तो उसमें उन्होंने गरम चिमटा नहीं होता वो लगा रखा था। तो मुझे वो जो तांत्रिक था वो पूछने लगा कि तुम जहाँ से भी आए हो, तुम इस बच्चे को छोड़ के चली जाओ। इस बच्चे को तुमने
अपने कब्जे में कर रखा है, तुम इसको छोड़ के चली जाओ। तो ऐसा तो कुछ था नहीं। और 1-2 बार ये बोलने से मुझे लगा कि ये मज़ाक कर रहा है और मेरे अंदर से हँसी छूटी। तो तांत्रिक ने कहा कि ये देखो मेरी चुड़ैल जो है ना मेरे ऊपर हँस रही है। तो उसने और ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है ना वो करना शुरू कर दिया, और बाद में जब उसे लगा कि ये तो नहीं मानने वाला, उसको ना ईगो पे आ गई कि उसने गरम चिमटा निकाला और मुझे मारना शुरू कर दिया। तो जब गरम चिमटा निकाला, और उससे क्या हो कि मेरे जो पेट में, पीठ में ना छाले हो गए। और जब छाले हुए तो दर्द हुआ, और मैं भाग के मम्मी के पास गई। मम्मी ने फिर मुझे उठा के वहीं पर बिठा दिया। तो मुझे लगा कि ये सब कोई मानने वाला नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, जैसे आप बोलो मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। तो फिर तांत्रिक ने कहा देखो इसके अंदर से अब वो प्रेत आत्मा चली गई है, अब ये बच्चा ठीक है। तो उसने दोबारा पूछा को तुम दोबारा तो नहीं इस बच्चे को तंग करोगे, तुम दोबारा तो अपने आप को लड़की तो नहीं मानोगे? मैंने कहा नहीं, मैं लड़का हूँ। डर गए थे आप उस टाइम? हाँ, तो डरना मतलब डर इसलिए गया कि उसने मुझे टॉर्चर किया था। तो ये शुरुआती दौर था जब मुझे लगा कि हाँ, मैं लड़की हूँ। धीरे-धीरे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, फिर जेंडर डिस्फोरिया हो गया, एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गया, डिस्फोरिया मतलब डिप्रेशन कि अपने आप आइडेंटिटी से। क्राइसिस? हाँ, आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, अपने आप से जैसे बॉडी से शेम फ़ील होता था, अपने आप को देख के महसूस होता था कि यार मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तो लड़की पैदा होना चाहिए था। रूम में बंद रहती थी चारों, मतलब जैसे ही मैं स्कूल से घर आते थे तो हम लोग सीधे एक रूम में जाके छुप जाते थे, ताकि मुझे कोई देख न सके। अंधेरे में रोना, फिर थोड़ी देर उसके बाद ठीक हो जाना, फिर मैगज़ीन पढ़ने लगना। खाने का कोई होश नहीं, माँ चिल्लाती रहती थी खाना खा लो। बट मुझे हमेशा ये रहता था कि हम पैदा ही क्यों हुए ऐसे, है ना? हमें तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये शुरुआती दौर में 9-10 तक आते-आते काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू की स्कूल जेंडर। में? स्कूल में भी बच्चे छेड़ते थे। टीचर्स जो थे वो मुझे ही डाँटते थे। अगर मैं शिकायत करती तो टीचर मुझे ही डाँटते थे। अ, ऐसा एक बारी हुआ कि मैंने अपने टीचर को बताया कि फलाँ बच्चा मुझे छेड़ रहा है। तो उसने कहा तुम ठीक हो जाओ, अपने आप को लड़कियों जैसा मत करते रहो। अगर अपने आप को लड़की की तरह बिहेव करोगे तो सब लोग छेड़ेंगे तुम्हें। उल्टा मुझे ही उन्होंने ठीक होने को बोला। बट ऐसा कुछ था नहीं, मैं इसी से जूझती रही। टॉयलेट का भी प्रॉब्लम था, अभी 2 टॉयलेट थे, किस में जाएँ? और मुझे लगता था कि मैं लड़की हूँ तो मुझे लड़कियों वाले में जाना चाहिए था। लेकिन बाद-बाद में समझ आ गया कि ये तो 2 जेंडर के लिए बने हैं, हमारे लिए नहीं बने हैं। तो एक बारी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आपको कब महसूस हुआ, कब पता चला कि आप एक लड़की हो, एक ट्रांसजेंडर हो? तो मैंने उनको तुरंत पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप आदमी हो? तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब मैं आदमी हो गया, कब मैंने अपने आप को आदमी मानना शुरू किया। जब आपको नहीं पता कि आप कब आदमी हो गए या आपको कब पता लगा कि आदमी हो, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम कब ट्रांसजेंडर हो गए? तो ये तो सहज प्रक्रिया है ना? कुदरत ऐसे ही बनाती है, और इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। लोग सोचते हैं शायद ये लोग इनके अंदर कोई कमी है, कुछ ऐसा है। कोई कमी नहीं है, बस हमारा जेंडर और सेक्स जो है वो मिसमैच हो जाता है। ऐसी स्थिति में फिर हमें लगता है कि अ, हमारा अगर हम अपने शरीर को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम वो नहीं है जो हमें होना चाहिए था। जो हमारा शरीर है वैसा हमें नहीं होना चाहिए था। तो ये शुरुआत थी तब। 9-10th में आते-आते काफ़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। 10th में आके मेरे को ऐसा सुसाइड का अटेम्प्ट शुरू हो गया कि मुझे मर जाना है। क्योंकि तब इतना ज़्यादा मुझे मनोवैज्ञानिक मेरी जो था, वो काफ़ी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। और मैंने एक बारी सुसाइड अटेम्प्ट भी किया, बट मेरी मम्मा ने मेरे को बचा लिया। तो इस तरह से शुरुआत में ऐसा रहा मेरे साथ। तो उसके बाद धीरे-धीरे फिर +1 +2 में गए, फिर तब भी ऐसी ही प्रॉब्लम बनी रही। क्योंकि ये तो
तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक मुझे सपोर्ट ग्रुप ना मिलता, मुझे कोई समझता ना। अगर मुझे समझने वाले हो जाते तो मेरे पेरेंट्स खड़े हो जाते मेरे लिए, या मेरा सपोर्ट ग्रुप होता, मेरे टीचर्स, मेरे आसपास के लोग मुझे सपोर्ट करते, तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। मेरा मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहता, मैं और चीज़ों में ना फंसती, जैसे मेरा एंग्जाइटी हो गया या डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों में मेरे ना होता मुझे। और आपके पेरेंट्स को समझ में आ रहा था कि आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है? क्योंकि उस टाइम अवेयरनेस आई थिंक अब आना शुरू हुई है, उस नहीं, टाइम तो मेरे इतना पेरेंट्स कॉन्सेप्ट को भी नहीं नहीं था। पता था इस बारे में। उनको लगता था कि ये चीज़ें क्यों हो रही है इसके साथ। उन्होंने झाड़-फूँक भी करवाया, सब लोगों से पूछा, बट उन्हें लगता कि तुम अच्छे खासे तुम मर्दों के साथ रहा करो, लड़कों के साथ बैठा करो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई इंसान जिसका नेचर या नर्चर में कुछ ऐसा, कोई लोग सोचते हैं शायद नर्चर उसकी ऐसी हाँ। लड़कियों के साथ रहने से वो लड़की जैसा हो गया है, या लड़कों के साथ रहने से लड़का जैसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। जो इंसान जैसा है वैसे ही रहता है। कोई इंसान अगर कोई जू में काम करता है, चिड़ियाघर में, और 30 साल या 40 साल नौकरी करने के बाद रिटायर होता है, तो वो गोरिल्ला बन के तो नहीं निकलता है ना। तो वैसे ही वो तो इंसान ही रहेगा। किसी के साथ रहने से ये कोई ना तो वो ट्रांस होता है, ना ही वो आदमी या औरत, जो जैसा है वो वैसे ही रहेगा। हुँ। तो इससे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लोगों को लगता है ऐसा, बट मुझे लगता था कि अभी समाज में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब हम 70s में, 1970 के बाद की बात है मैं, तो उस समय अवेयरनेस नहीं, पेरेंट्स को कभी समझ ही नहीं आया इसके बारे में। वो हमेशा मुझे ही टोकते थे, मुझे ही बोलते थे कि तुम ठीक हो जाओ, तुम ऐसा बिहेव ना करो, तुम लड़कियों जैसा ना बैठा करो, लड़कियों की जैसे बात ना करा करो, लड़कियों के साथ मत बैठा करो। तो ये सब सारा दिन ऐसे ही सोचते रहते थे, ऐसे ही सुनती रहती थी, और इससे मेरे कान पक जाते थे कि ये क्या चीज़ है, मतलब मैं अपने आप को कैसे ठीक करूँ? अब घर वाले, कई बार घर में गेस्ट आते थे, पेरेंट्स मेरे फादर कहते थे कि तुम सबके साथ बैठो, आदमी बन के बैठो। तो ठीक है, हम लोग ज़बरदस्ती बिठा भी देते थे। तो मर्दों जैसे बंदा बन के बैठो, कहते हैं बंदा बन जाओ। तो बंदा जैसे बन के बैठ गए, तो जब तक मेहमान रहे तब तक तो पूरे आदमी जैसे बन के रहें। जैसे ही मेहमान वापस गए तो वैसे ही ढीले बनने से कहते हाय। मतलब आपके नेचर के विरुद्ध था जो कर हाँ, रहे थे ऐसा अभी। लगता था कि हाय थक गए, मतलब आप जैसे कोई रोल प्ले कर रहे थे। रोल प्ले कर रहे हैं कि यार इस कॉस्ट्यूम्स को निकालो फटाफट, ये मेरे को फिट नहीं हो रहा मेरे से। तो चीज़ें थी। अब उसके बाद धीरे-धीरे फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई, तो और ये सारी अभी तक ऐसा है कि हम सब कुछ पा लिया हम लोगों ने, लेकिन हुँ, फिर भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम रहती है। हुँ। और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन में गई तो मुझे लगा कि शायद ठीक हो जाएगा, पढ़ लिख के कुछ बन जाएँगे। मेरी अभी माँ, तक आपने एक्सेप्टेंस नहीं आई थी आपकी आपकी सेल्फ की? नहीं, एक्सेप्टेंस खुद की तो है, समाज में नहीं है ना। हाँ, समाज में तो चलो थी नहीं, हाँ, बट एक होता है ना कि एक टाइम तक जब आपको अवेयरनेस वो नहीं थी कि यार व्हाट्स रॉन्ग विद मी, वो रहता है ना, तो वो यस। कब आया कि व्हेन डिड यू गेट कंफर्टेबल विद योरसेल्फ? लाइक जब मेरी सर्जरी होगी तो मतलब फिर मुझे लगा कि ना ऐसा ही तो होना चाहिए था। और मुझे अच्छा, सर्जरी करी हाँ थी जी, आपने? हाँ। मेरी सर्जरी हो गई थी, तो फिर मुझे लगा कि सर्जरी का नाम क्या है? जेंडर अफर्मेशन सर्जरी बोलते हैं इसको। और ये कब किस टाइम पे हुई थी आपकी? ये 7-8 साल हो गए। हुँ, तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं, अब तो सब ठीक है। अब मुझे अपना बॉडी से कोई शेम नहीं है अब। बॉडी शेमिंग नहीं है, मुझे जेंडर डिस्फोरिया नहीं है, मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है अपने आप से। और कई कभी था भी नहीं ऐसा कि कभी मेरे को अपने आप से प्रॉब्लम, सिर्फ सोसाइटी प्रॉब्लम मेरे मेरे में नहीं थी, प्रॉब्लम समाज में समाज थी, में। समाज की सोच में थी। लोगों को लगता था कि ऐसा क्यों है। पर आप सोचिए कि हमारे, आप कोई इंसान सोचता है कि मेरे जैसा क्यों नहीं है, बट हमारी पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है, हमारे फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं, हमारे आंखों के रेटिना एक जैसी नहीं है। तो कोई इंसान दूसरा इंसान कैसे कोई एक जैसा हो जाएगा। तो हमेशा लोग सोचते हैं कि दूसरा इंसान जो डिफरेंट है, वो डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। तो दुनिया में देखो, ज़िंदगी भर तो हम लोग यही सुनते आ रहे हैं, सभी सुनते रहेंगे, लेकिन मैं कभी बॉदर नहीं करती थी। लेकिन मुझे लगा कि
प्रॉब्लम फिर ये होता है ना कि जैसे हम लोग अपने आप से कंफर्टेबल, अब जब दुनिया में सहने शुरू हो जाता है कि दुनिया में हम रहते हैं, तो दुनिया में तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन हम वो परवाह ना करते खुद की बात सुनते हैं कि मैं कंप्लीट हूँ कि नहीं हूँ। जब हम सर्जरी हो जाती है तब मुझे लगता है, तब हमें लगता है कि हाँ अब हम कंप्लीट हैं, है ना। सो बट ऐसा नहीं, दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा से एक्सेप्टेंस रही है, पुरातन काल से। वेद में भी, पुराणों में, अर्धनारीश्वर उपनिषदों का में, हर कॉन्सेप्ट जगह हाँ तक। कि ना समझ। ऋग्वेद में भी आता मंत्र विकृति में एवं प्रकृति में, विकृति है वो भी प्रकृति का हिस्सा है। ऐसे ही पुराणों में, उपनिषदों में आप सब जानते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण करते हैं, फिर त्रेता में किन्नरों का भी वर्णन आता है, फिर द्वापर में भगवान कृष्ण के समय में शिखंडी का वर्णन आता है, बृहन्नला का है, और अरावण का वर्णन भी आता है। और आज उसके बाद जब आज कलयुग का समय है तो हम लोग देखते हैं कि देवदासी प्रथा, भक्ति आंदोलन, सूफीज्म में हर जगह हमारा बड़ा वर्चस्व रहा है। भक्ति आंदोलन शुरू करने वाले हम, देवदासी प्रथा करने शुरू करने वाले हम, सूफीज्म शुरू करने वाले हम। भक्ति आंदोलन में क्या था कि भगवान कृष्ण कहते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं पुरुष हूँ और कोई पुरुष नहीं है। तो वृंदावन में तो कोई पुरुष नहीं जाता, वहाँ सभी सखियाँ जाती हैं। एक बार मीरा जी वृंदावन गई, उन्होंने वल्लभाचार्य जी से मिलना चाहा, तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं तो स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। तो मीरा जी ने जवाब भेजा, अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया, वृंदावन में तो सभी सखियाँ हैं। तो एक बार ऐसे ही भगवान शिव ने कहा कि मुझे महारास में शामिल होना है। तो पार्वती जी ने कहा आप तो पुरुष हो, आप तो स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। तो वो स्त्री रूप धारण करते हैं। गोपेश्वर में, उत्तराखंड में एक जगह है गोपेश्वर, वहाँ पर वो उनका गोपी रूप में वो आते हैं। उनका बहुत बड़ा मंदिर है वहाँ पर गोपेश्वर में। वहाँ अभी होली के समय में ही वहाँ पर बहुत अच्छी होली होती है, और भगवान शिव को एक स्त्री रूप में, गोपी के रूप में सजाया जाता है, और इतनी बड़ी नथ उनको पहनाई जाती हैं। तो ये हमारे भारत की कल्चर रहा, परंपरा रही हैं। चाहे बद्रीनाथ के मंदिर में भी हो, भगवान बद्रीनाथ की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है। वहाँ पर भी लक्ष्मी जी का जब पूजा होती तो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं जो, वो एक दिन के लिए स्त्री रूप धारण करते हैं और मंदिर में जाते हैं। भगवान जो लक्ष्मी जी हैं उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर वो पुरुष रूप में आते हैं। तो इस तरह की जो हमारी परंपराएं हैं भारत में ही है। सूफीज़म में भी ऐसे ही बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, नी मैं रुसिया यार मनाना पावे मैनू कंजरी बढ़ना पवे। ऐसे अमीर खुसरो साहब का भी है, उन्होंने जितनी भी कव्वालियाँ लिखी हैं वो एक स्त्री रूप में लिखी हैं, स्त्री जैसे अपने आप को मान के लिखी। उनको लगता था उनका जो यार है, उनका मुर्शिद जो है, उनका पति है, वो निजामुद्दीन है। ऐसे बुल्ले शाह का भी जो पति थे या मानते थे, वो अपना मुर्शिद जो थे वो शाह इनायत थी। लाहौर में एक दरगाह है शाह हुसैन की, माधो हुसैन, माधो जो थे वो पंडित के लड़के थे और शाह हुसैन मुसलमान थे। दोनों में बहुत प्रेम था, तो आपस में जो प्रेम था, तो बाद में उनकी डेथ के बाद जो कब्र है वो आसपास ही बनी। अभी भी वहाँ पर बैसाख के महीने में मेला लगता है। तो ये हमारी परंपराएं हैं। चाहे अलाउद्दीन खिलजी का भी है, उनके जो सेनापति थे मलिक काफूर, वो भी हिजड़ा थे। स्लेव डायनेस्टी में या जितनी मुगल परंपराएं रही, मुगल जो सल्तनत रही, वहाँ पर भी किन्नरों का बड़ा वर्चस्व रहा टिल 1857 तक। तो इतना इतिहास होने के बाद भी लोगों को पूजा भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी अपने घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए हमारे, जो हम लोग भी तो इंसान ही हैं। हम लोग अगर अपने आप को स्त्री रूप धारण करते हैं या स्त्री रूप में मानते हैं तो ये कोई गलत नहीं है। और ये बायोलॉजिकल, इसको जैसे बाहर के जो हमारे अंग हैं, जो हमारे शरीर के अंग हैं, लोगों को लगता है शायद इसको देख के वो हम सोचते हैं कि ये पुरुष हैं, लेकिन हमारे अंदर जो शरीर के अंदर जो हैं उससे ज़्यादा अंग हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण हमें लगता है कि हम जो बाहर शरीर दिख रहा हम वो नहीं हैं। तो लेकिन अभी अवेयरनेस की कमी, हम डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते हैं और करीबन में 25 साल हो गए मुझे कि कितने प्रोग्राम करते हैं, सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करती हैं स्टूडेंट्स के साथ भी, प्रोफेसर के टीचिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी,
बाकी और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जा के मैं लोगों को अवेयर करती हूँ। तो ये लगातार एक कंटिन्यूस प्रोग्राम है कि उसमें तो आप सबका भी सभी समाज के लोगों का एक दायित्व बनता है कि सोसाइटी में वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। और तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सेप्टेंस चाहिए। और लेकिन उसको भी इतना बड़ा वो शब्द बना देते हैं उस शब्द को भी कि लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ है। तो इतना प्रेशर होता है सोसाइटी का, इतना कुछ। जब मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुई तो काफ़ी दिक्कतें आई 2016 में ना? यस। लेकिन उससे पहले हमने इतना स्ट्रगल किया। मैंने स्कूल में, कॉलेज में 93 में मेरा ग्रेजुएशन हो गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज 46 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद मैंने 93 में मेरा MA हिस्ट्री में एडमिशन हुआ। और अच्छे पढ़ाई में हमेशा से अच्छे थे? यस। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट जब मेरा एडमिशन हुआ तो जैसे ही कुछ में एक आध महीना निकल गया तो मैं PGI वाले गेट से जब यूनिवर्सिटी के अंदर आई तो अपने डिपार्टमेंट बैक साइड में वहाँ पर 3-4 लड़के खड़े थे। उन्होंने मुझे रोका और मेरे साथ रैगिंग शुरू कर दी और मुझे खींच के फिर झाड़ियों में लेके गए, मेरी शर्ट वगैरह निकालने की कोशिश की, सेक्सुअल अब्यूज़ करना कोशिश की। तो सुबह की बात है, जब फर्स्ट क्लास लगती है ना, सुबह 8 साढ़े 8 बजे करीब, तब की बात है। तो मुझे घसीट के लेके गए और मुझे लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने मतलब मुझे छक्का बोल के मुझको लेके गए। ये छक्का है, हिजड़ा है, इसको देखते हैं इसका। हाँ, तो बुली हैरेसमेंट करने लगे तो मैं उनके चंगुल से किसी तरह भाग गई वहाँ से, PGI की तरफ से। तो दोबारा मैं डिपार्टमेंट नहीं आई। फिर 94 में मेरा दोबारा से एडमिशन हुआ लॉ डिपार्टमेंट में। मैंने जो थी MA हिस्ट्री वो छोड़ दिया था। अगेन 94 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के ही लॉ डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया इवनिंग सेशन में। तो दिन में मैं फिर काम वगैरह करने लगी और शाम को क्लास लगाती थी। तो ऐसे एक दिन शाम को क्लास लगा के रात को 9 बजे क्लास छूटी और सब लोग डिपार्टमेंट से बाहर निकले। मैं लास्ट में निकलती थी क्योंकि मुझे लगता था नाइट में कौन सा वाला स्केड्यूल था? इवनिंग सेशन हाँ होता जी। है? अच्छा, अब ठीक तो है। खत्म हो गया ना लॉ का। अब तो उस समय लॉ 2 सेशन होते, मॉर्निंग अच्छा, और हाँ, इवनिंग मेरे का। टाइम पे होते थे, अब बंद हो अब गए? बंद हो गया। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। तो इवनिंग का सेशन जैसे 9 बजे क्लास को थी, सबसे लास्ट में मैं निकलती थी। तो क्योंकि अगर मैं सबसे पहले निकलती थी लोग पीछे से मेरे को टीज़ करते थे, तो मैं सबसे बाद में निकलती थी। जैसे ही मैं क्लास से निकली एक लड़का आया मेरे को, उसने बोला कि आपको ना कोई बुला रहा है। तो मैं उसके पीछे चली गई। एक क्लासरूम में लेके गया मुझे और जैसे ही अंदर गए तो उसने कुंडी लगा दी अंदर से। वहाँ 10-12 लड़के बैठे होते रूम के अंदर? रूम के अंदर। हाँ। और उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया क्लासरूम में। आपने पुराने क्लासरूम देखे होंगे ना, हाँ, ऊपर हाँ। रैंप जैसा। हाँ, अब चेंज हो गया होगा। हाँ। नहीं, पहले पुराने ऐसे ही हाँ, होते हैं, ऊपर के लिए। सीढ़ियों जैसे। हुँ। तो मैं नीचे खड़ी रही और लड़के सामने ही बैठे थे बस। तो उन्होंने मेरे को छेड़ना शुरू कर दिया, मेरा नाम पूछा, तरह-तरह के सवाल, ऊट-पटांग सवाल पूछने शुरू कर दिए। They were doing it out of curiosity or they want to harass you? बिकॉज़ दे वर वाचिंग मी सिंस 1 मंथ ना, कि मतलब ये लड़का है, लड़की है, क्या है। सो मेरा बोलना, उठना, बैठना बहुत सॉफ्ट था। 1-2 लोगों के साथ मैं बात करती थी बट बहुत सॉफ्टली। बहुत छेड़ते थे। अगर कोई आवाज़ भी लगा तो मैं बहुत सॉफ्टली, किसी को बुलाना होता तो बहुत सॉफ्टली बुलाती थी। तो उसी को लेके वो क्यूरियोसिटी होती थी कि इसके अंदर क्या है। तो मुझे लेके गए और मुझे डांस करने को कहा। धीरे-धीरे बढ़ते रहे एक-एक स्टेप में, तुम ये करो, तुम वो करो, अपनी शर्ट उतार के आप डांस करो। तो मैंने शर्ट उतारने से मना कर दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती 3-4 लड़के आए, मेरी शर्ट उतारने की कोशिश की, जबरन मेरे साथ। फिर मेरे को मारा उन्होंने, थप्पड़ मारे, फिर नीचे झुका के सेक्सुअल अब्यूज़ करने की कोशिश की। और फिर एक लड़का आया पीछे से, कहता है यार मत करो ज़्यादा। Oh God. तो ये मतलब हिजड़ा है, बददुआ लग जाएगी। हमारे इंडिया में ना कंसेप्ट भी ऐसा है कि कोई लोगों को लगता है कि कोई किन्नर है या हिजड़ा है तो उसकी बददुआ भी नहीं लेते लोग। तो कहते, उसने कहा कि ये हिजड़ा है, इसको छोड़ दो, कहीं बददुआ ना लग जाए। तो उसने बाकी लड़कों को पीछे हटाया और मेरे को एक साइड पकड़ के मुझे कहा कि शर्ट पहन लो फटाफट और निकल लो फटाफट। तो मैंने फटाफट शर्ट पहनी और
वहाँ से खिसक लिए। तो फिर बाद में मैं दोबारा डिपार्टमेंट नहीं आई शर्म के मारे, मैंने लॉ भी छोड़ दिया 93 94। उसके बाद मेरा पढ़ने में मन नहीं लगा, मुझे डर लगता था How यूनिवर्सिटी did आते this ही। incident affect you? मुझे बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था कि यूनिवर्सिटी के एंटर आते ही मुझे लगता था कि पता नहीं लड़के फिर ना मिल जाए मुझे। बट मैंने पढ़ाई फिर भी नहीं छोड़ी, मैं डिप्लोमा करती रही। मैं उससे पहले मैंने डिप्लोमा कर लिया था रशियन लैंग्वेज में। मुझे लगता था कि इंडिया छोड़ दूँगी, इंडिया में कुछ नहीं रखा है, इंडिया में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, बुली है, लोग करते हैं, मज़ाक बनाते हैं एक-दूसरे का, तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। बट मेरी किस्मत ऐसी थी कि वहाँ और जो सोवियत संघ था वो भी कोलैप्स हो गया था, 15 कंट्रीज़ अलग हो गई थी। उसके बाद रशिया जो था वो उसकी इकोनॉमी जो थी बड़ी कमज़ोर हो गई थी। तो मेरा जो स्कॉलरशिप वाला था फॉर्म वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा किया और उसके बाद भी फिर मेरा कुछ नहीं बना। फ्रांस मेरा वीज़ा लगा नहीं और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस किया डिप्लोमा। तो इस तरह मैं पढ़ाई करती रही, कहीं न कहीं अपने आप को किताबों से जोड़ के रखा और मैं साथ-साथ में सेल्फ स्टडी भी करती रही। मुझे बहुत पसंद है पढ़ना और मैं सोचती थी किताब ही मेरी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त है। आपके बोलने और व्यवहार से पता लग हाँ जाता जी, था घर कि में वो मैं एक आती थी तो मैं किताबों से अभी भी मैं घर पे जाओगे मेरे तो किताबें ही आपको मिलेंगी। किताब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। आजकल किताबों की जगह आज इंटरनेट हो गया है तो गूगल कुछ भी होता है तो हम पढ़ने लग जाते हैं, फ़ोन में ही पढ़ने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम से ना इंसान को जो अंदर से प्रकाशमय बनाती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी के पंजाब यूनिवर्सिटी का भी लोगो उसमें तमसो मा ज्योतिर्गमय है ना, ज्योतिर्मय तो हमें ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है किताब। और ज्ञान नहीं होता, एजुकेशन कैन चेंज वर्ल्ड। अगर हम मेरी पहचान किताब से है, धनंजय या कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान के अंदर ज्ञान है, अगर वो किताब जो और वो ज्ञान भी ऐसा एम्पैथेटिकल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दूसरे को इंसान ही ना समझो, ऐसा ज्ञान भी क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जो पढ़ाई करती हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मुझे सिर्फ़ इस दुनिया का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का। आप सोचिए कि मैं सोचती हूँ कि जो जिन लोगों ने वेद लिखे होंगे, कितने महान वैज्ञानिक रहे होंगे, कितने महान पुरुष रहे होंगे, उन्होंने थर्ड जेंडर का भी लिखा और उनको पता पर ये था। पहले से एग्ज़िस्ट करते थे, ऐसा नहीं है कि कोई यस, अभी हम आज जो लोग हैं उनको हम समझाने की कोशिश करें। हम सोचते हैं कि हम लोग मून पे पहुँच गए, हमने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया है। बट ऐसा मुझे लगता नहीं कि हमने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया होगा। हम हमसे तो अभी गैलेक्सीज़ बहुत दूर हैं, है ना? ऋग्वेद का 10वें मंडल में आता है नासदीय सूक्त। नासदीय सूक्त आते हैं, हिरण्यगर्भ सूक्त आता है, पुरुष सूक्त सूक्त आता है। तो आप सोचिए नासदीय सूक्त लिखने वाले आप पढ़ोगे, 7 श्लोक हैं उसके। उसमें भी पूरे ब्रह्मांड के बारे में एक जिज्ञासा है कि ना सत था, ना असत था, ना अंतरिक्ष था, ना धरती थी, तो फिर क्या था? ना समय था। और अगर ये सब नहीं होता तो वो कौन-सी स्थिति होती है? आज हम आप सोचिए कि आज साइंटिस्ट जो नासा है रिसर्च कर रहे हैं, जब ये सब कुछ नहीं होता तो कौन-सी ऐसी स्टेज होती है? वो होती है ब्लैक होल, है ना? समय कब नहीं होता? जब स्पेस नहीं होता है। जब स्पेस नहीं होगा तभी तो समय के लिए तो स्पेस चाहिए होता है ना। अगर स्पेस भी नहीं है तो फिर ना प्रकाश के लिए भी स्पेस चाहिए होता है। हर चीज़ के लिए स्पेस चाहिए होता है और हमें भी स्पेस चाहिए। हम अपनी आइडेंटिटी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, हम हर्षोल्लास मनाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी को समाज के सामने रखते हैं, लेकिन हमें स्पेस तो चाहिए ना। आप सोचते पूरा सरकार भी कहती बताओ कितने ट्रांसजेंडर हैं, उनको तो बस डाटा कलेक्ट करना है। कितने ट्रांसजेंडर इनके आधार कार्ड नहीं बने यार, बनवाओ उनके उनके टीजी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, बनवाओ। अभी 3 ही बने हैं, 4 ही बने। बट आप ये सोचो कि एक इंसान को बाहर लाना, उसके लिए स्पेस क्रिएट करना, इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो समाज की भी ड्यूटी है, सोसाइटी की ड्यूटी है। अगर हम सारी दुनिया से जीत जाते हैं, अपने पेरेंट्स से हार जाते हैं। सो हमारे माँ-बाप अगर साथ में खड़े होते तो हमें इस दुनिया की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप भी हो, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना बड़ा किया, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ दिए हैं। अगर हमारे माँ-बाप भी हमें सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, स्पेस देते हैं, हमारी पहचान जो हमारी आइडेंटिटी थी या है, उसको रिकॉग्नाइज़ करते और समाज में लड़ते, तो आज हम कुछ और होते। आज मैं आईएएस ऑफ़िसर होती, आज मैं आईपीएस ऑफ़िसर होती।
लेकिन हम लोग सारी ज़िंदगी धक्के खाते रहे अपनी पहचान को। मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? हम 2014 तक तो ऐसे ही लड़ते रहे कि मैं कौन हूँ? मेरी पहचान क्या है? मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, क्या हूँ? कोई बोलता है तुम जनानी हो, कोई बोलता है तुम आदमी हो। तो है मतलब दोनों में फँसे हैं। आज हम औरत हो गए हैं। हमने सारी सर्जरीज़ करवा ली, आज हम औरत हो गए हैं। तो आज भी लोग ये बोलते हैं तुम थे तो आदमी, और जब हम आदमी थे तो हमें बोलते तुम जनानी फॉर हो। तो इंसान का कोई एक ठौर तो है नहीं, वो हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही सोचता रहता है कि यार उसको लगता है कि यार जो उसको बोलना है बस, उसके लिए तो बस डिस्क्रिमिनेशन करना ही है किसी दूसरे इंसान को। हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सिर्फ इंसान करता है, और प्रकृति में कोई जीव जंतु नहीं करते, ना पेड़ पौधे, ना कोई डॉग, ना कैट। हम हमारे घर में, हमारे डेरे में भी कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी हैं और जीव भी हैं। कभी उन्होंने कभी पूछा नहीं, हम पेड़ वो के नीचे सोल खड़े थे। लेवल पे ही आपको यस, कंसीडर क्योंकि हम करेंगे। आत्मा हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ और ये प्रकृति सारी स्त्री है। इसलिए हम अपनी आत्मा को स्त्री भाव में देखते हैं। कोई भी हो, पुरुष है, स्त्री है। अर्धनारीश्वर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी तो हाँ, वैसा ही है कि दोनों अपनी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी यस। के दोनों के टच में रहना। अब मैं अपनी आत्मा को कैसे संबोधित करूंगी? मेरी आत्मा भूखी है, मेरी आत्मा तड़फ रही है, आप भी यही बोलोगे। मर्द एक भी वही पुरुष है, बोले। क्योंकि वो आत्मा तो स्त्री है। इसीलिए आत्मा और परमात्मा का ध्यान, मतलब जब हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आत्मा से परमात्मा को ध्यान करते हैं, क्योंकि वो स्त्री है, उसकी दासी है। हम शरीर से नहीं करते हैं। इसीलिए इंडियन फिलॉसफी में ये माना जाता है कि बॉडी जो है, मैं आत्मा हूँ, मैं आई एम अ सोल, आई एम नॉट बॉडी। मैं शरीर नहीं हूँ। ये कंसेप्ट हमारा इंडियन फिलॉसफी में रहा, तो सब जानते हैं। लेकिन हम अनपढ़ कैसे हो गए? हम शाही हरम के रखवाले हैं। मुगल सल्तनत में जो महिला फीमेल हॉस्टल्स होते थे, उनके हम रखवाले। हम सेनापति, मलिक काफूर जो था वो सेनापति था, और दक्षिण फतेह करके क्या लेके आए? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जो था वो अलाउद्दीन खिलजी को दिया, और जिसके पास भी गया उसकी सल्तनत ज़्यादा दिन नहीं रही। वो जिसके पास भी वो कोहिनूर हीरा गया, वो सल्तनत उसकी कुछ सालों में ही खत्म हो गई। लास्ट में क्या था, किसके पास गया? इंग्लैंड के राजा के पास। इंग्लैंड के राजा ने अपने मुकुट में सजाया, उसका भी सारे दुनिया से सफाचट हो गया। बट ऐसा क्यों? वाज इट कर्ज कर्स्ड? था उसके अच्छा, साथ। कोई उस हीरे के साथ कर्ज था, बट फीमेल के साथ नहीं था। तो तो उन्होंने वहाँ वो, पे क्वीन ऑफ एलिजाबेथ यस, भी ना। ना अब तो वो क्वीन के मुकुट पे है ना, लंदन टावर में रखा हुआ। और वो किंग के मुकुट पे नहीं है, क्योंकि वो लोग उसको पहनने से डरते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास भी था। महाराजा रणजीत सिंह 4-5 साल में ही उनका जो सिख एम्पायर था खत्म हो गया, और उसके बेटा जो महाराजा दिलीप था, उन्होंने, अंग्रेजों ने उनसे ले लिया था। और जिसके पास भी, चाहे अब्दाली के पास, चाहे नादिर शाह के पास, जिसके पास भी रहा, उसका ज़्यादा दिन तक राजपाट नहीं रहा। तो इसके अलावा जो स्लेव डायनेस्टी है, उसमें भी हिजड़ा लोगों को बड़ा वर्चस्व रहा है। कौन राजा बनना है, कौन नहीं बनेगा, ये भी हिजड़ा लोग डिसाइड करते थे। देवदासी प्रथा में भी मंदिरों के रखवाले हम थे। हम लोग मंदिरों की सेवा, मंदिरों में साफ सफाई का सेवा करते थे। हम भरतनाट्यम करते थे, हम कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम या कथकली, मणिपुरी डांस, ओडिसी, ये सब पहले पुरुष जो माने जाते थे, कि पुरुष लोग जो थे, और पुरुष भी कौन, जिनके अंदर फेमिनाइन होते थे, एक फीमेल जैसा, महिला की तरह उनको बॉडी होती थी, वो लोग करते थे। धीरे धीरे उससे भी निकाल दिया गया। आज जो है महिलाएं, उसमें वर्चस्व है सब में। देवदासी प्रथा में भी महिलाएं आई और किन्नरों को उससे निकाल दिया। तो ये हमारी परंपराओं में बहुत हस्तक्षेप होता रहा। 1857 में बहादुर शाह जफर तक आते आते अंग्रेजों ने पूर्ण भारत पे कब्जा कर लिया, और जब 1857 में भारत पे कब्जा हो गया, तो उन्होंने अंग्रेजों ने जो अपने जो रूल थे, अपना कानून था, 1860 में लॉर्ड मैकाले ने सारा कानून अपना बनाया, और एजुकेशन पॉलिसी भी इंडिया में उन्होंने ही लागू की। उसके बाद क्या, 1860 में होमोसेक्सुअलिटी जो थी वो बैन हो गई, इसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया।
1871 में एक एक्ट बना, एंटी ट्राइबल एक्ट, जिसमें सारे ट्राइब्स जो थे इंडिया, नॉट ओनली इंडिया बट पूरी दुनिया के, क्योंकि जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, ये सब जगह के लोग जो थे, जो ट्राइबल्स थे, जिप्सी लोग, उन सबको उन्होंने क्या कर दिया कि उनको क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया कि ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं। इंडिया में जितने भी आदिवासी थे, उन सबको, चाहे वो घुमंतरू, अर्ध घुमंतरू, सपेरे, बंजारे, ये सब उसी ट्राइबल एक्ट के अंदर अपराधी घोषित किया, इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर। उन्हें लगता था कि ये लोग ही अपराधी हैं, ये लोग मर्द होते हैं और औरत बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपराधी उन्होंने क्यों डाला उसमें अपराधी श्रेणी में? क्योंकि 1857 में जब विद्रोह हुआ, क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तो किन्नरों ने विद्रोहियों का, क्रांतिकारियों का साथ दिया। और जो अंग्रेजों की सेना थी उसमें तो भारतीय ही थे ज़्यादातर। उनसे, क्योंकि भारतीय लोग कहीं ना कहीं कहीं हृदय के एक कोने में किन्नरों की रिस्पेक्ट भी रखते हैं। उन्हें लगता है कि इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, या कई कुछ लोग उससे सेक्सुअल एक अट्रैक्शन भी रखते हैं ना। तो कहीं ना कहीं दोनों अगर तरफ से देखा जाए तो किन्नरों ने दोनों चीज़ का फ़ायदा उठाया, जो जैसा मानता। तो उनसे वो असला जो था, जो बंदूकें थी, उनसे ले लेते थे और फिर क्रांतिकारियों को देते थे। जब अंग्रेजों को इसका पता लगा तो उन्होंने ट्रांसजेंडर को एंटी ट्राइबल एक्ट जो था उसमें डाल दिया और अपराधी घोषित कर दिया। तो फिर उस समय क्या हुआ कि किन्नरों को पकड़ा गया, मारा गया, पीटा गया, जेल हुई, उनको काला पानी की सजा हुई, फांसी हुई। तो जब ऐसे जहाँ भी किन्नर दिखते थे उनको पकड़ लेते थे। तो किन्नरों ने क्या किया कि अपने अपने कुनबे बना लिए, अपने अपने एक डेरे बना लिए। और डेरे भी कहाँ? मलिन बस्तियों में, दूर दराज, जहाँ पर गंदगी या जहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता था, वहाँ अपनी बस्तियाँ बनाई, वहाँ अपने डेरे बनाए। धीरे 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 वहाँ से वो जब बाहर निकलते थे सिर्फ मांगने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, बच्चा होता था या शादी होती थी, वहाँ पर मांग के चुपचाप जो भी देते थे लेके घर आके अपना पेट पालते थे। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1950 में कानून लागू हुआ, 1952 में एंटी ट्राइबल एक्ट जो है वो डीनोटिफाइड हुआ। सभी ट्राइबल्स, घुमंतरू, अर्ध घुमंतरू जातियों को कुछ को राइट्स मिले, कुछ को अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। बट ट्रांसजेंडर को राइट्स नहीं मिले, उनको रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं मिली, वो वैसे ही भटकते रहे। और वो अपना जो परंपरागत जो काम था, भीख मांगना या बधाई लेना, नाचना गाना, वो करते रहे। बाद में धीरे धीरे वो सेक्स वर्क में भी आए, बहुत तरह के और भी काम करने लगे। बट धीरे धीरे जब ये चीज़ें होने लगी तो पढ़े लिखे ट्रांस भी थे उसमें, पढ़ लिख के जो जिनको बाद में घर से निकाल दिया जाता है, तो वो किसी की, जैसे मेरी भी ग्रेजुएशन हो गई, उसके बाद मैं घर से निकलूँ, तो पढ़े लिखे जो ट्रांस थे उनको लगा कि ये कब तक चलेगा, एक ना एक दिन तो बंद होना ही है, या फिर हमें अपने राइट्स कब मिलेंगे, हमारी क्या पहचान है, हम कौन हैं। तो तब से ये खोज, मतलब ये सब चीज़ें चलनी शुरू की और हम लोगों ने आपस में डिस्कशन शुरू कर दी कि हमें अब लड़ना है अपनी पहचान के लिए और हमें इक्वल राइट्स चाहिए, नॉट इक्वल राइट्स बट इक्वल अपॉर्चुनिटी भी चाहिए। तो फिर 2012 तक आते आते हम लोगों ने फिर दिल्ली में, पूरे इंडिया के जो बड़े एक्टिविस्ट थे वो दिल्ली में इकट्ठा हुए। चंडीगढ़ से मैं रिप्रेजेंटेटिव थी, हम लोग सब दिल्ली में इकट्ठा हुए ली मेरिडियन होटल में, और नालसा के साथ हमने मिलके एक PIL हमने सुप्रीम कोर्ट में दायर की, जो कि बाद में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के नाम से जानी जाती है। अब 15 अप्रैल 2014 को जजमेंट आती, जिसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया गया। ये पहला था हिंदुस्तान में जब हमें रिकॉग्नाइजेशन मिली, हमें अपना जेंडर मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों, मतलब राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को कहा कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर ट्रांसजेंडर के लिए सारी सुविधाएं, जो बाकी लोगों, मेल और फीमेल के जो सुविधाएं हैं, सारी उनको भी सेपरेटली प्रदान करनी है। सेपरेट हॉस्टल, सेपरेट वॉशरूम, एजुकेशन, जो हाउसिंग पॉलिसी,
तमाम और मेंटल हेल्थ का भी है, बाकी जो हमारी और भी जितने भी चीज़ें हैं वो सारी उनको देनी हैं। सरकारों को 6 महीने का समय दे, लेकिन काम हुआ नहीं, धीरे धीरे ये चीज़ें टालते रहे। फिर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 2019 में, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019 पास हुआ, 2020 में ये एक्ट बना, 2020 में ही रूल्स आए, सरकार अब बाध्य हो गई थी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए। तो उसके बाद अभी देखो 5-6 साल हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो भी रही, बहुत सारी चीज़ें अभी ऑन द पेपर हैं, फाइलों में ही हैं, लेकिन अभी भी चंडीगढ़ में एक भी ट्रांसजेंडर जो है नौकरी नहीं पा सका। पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, पंजाब में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, हरियाणा में भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है, हिमाचल में अभी बना नहीं है, जम्मू कश्मीर में बना नहीं, लेकिन बनने के बाद भी कुछ ऐसी प्रगति हुई नहीं है, क्योंकि एक तो विद इन कम्युनिटी बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम्स है हमारे विद इन कम्युनिटी? ये प्रॉब्लम देखो, एक तो आपस में ही डेरों का क्लैशेस हैं, इलाकों को लेकर ही क्लैशेस बहुत ज़्यादा हैं, कि दूसरे के इलाके में अगर कोई घुस जाता है तो लड़ाई झगड़ा बहुत होते हैं, एक दूसरे का सहन नहीं कर पाते हैं, तो लड़ाई झगड़ा बहुत हैं। और जो ट्रांस कम्युनिटी हैं वो एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा उनके क्लैश रहते हैं, इसके कारण मतलब प्रगति नहीं हो पाती हैं। और बाकी लोग, जो दुनिया के लोग हैं, जो आम समाज हैं, वो डर जाते हैं कि ये लोग लड़ने लग जाते हैं, ये लोग बहुत बदतमीज़ी करते हैं। हालांकि ऐसा सब जगह नहीं होता, बट एक घटना जो है वो सारी चीज़ों को ख़राब कर देती है। तो मैं हमेशा इन चीज़ों से 2-4 होती रहती हूँ। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को भी ये समझाती रहती हूँ, देखो अगर हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, अगर हम लड़ते रहेंगे तो इससे समाज में और विकृति आएगी, समाज में यही बात जाएगी कि ये लोग आपस में लड़ते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, हमें जॉब्स के लिए लड़ना चाहिए। इसी वजह से दे गेट इनटू सेक्स वर्किंग एज वेल। जॉब्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो दे आर इनटू सेक्स वर्क, दे आर इनटू बधाई, दे आर इनटू बेगिंग। सो अगर ये सब चीज़ें, अगर जॉब मिलना शुरू हो जाए, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको एजुकेशन, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में सेपरेट वॉशरूम है, फ्री हॉस्टल है, फ्री एजुकेशन है, एक सीट रिजर्व है एडिशनल, तो एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल भी है। इस तरह की अगर फैसिलिटीज सारी यूनिवर्सिटीज में मिले, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं, बाकी और जगह में मिलना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी। और विद इन कम्युनिटी भी हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। बट अभी तक यही है कि मैंने देखा कि पढ़ाई लिखाई की तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं है लोगों, उन्हें लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है पैसा कमा के अपनी ज़िंदगी को ठीक किया जाए, क्योंकि उन्होंने सारी आधी ज़िंदगी तो निकल गई। अब जैसा मैं हूँ, मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई, मैं 56 की हो गई हूँ, तो मेरे पास अब समय बहुत कम है कि 4-5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल होगा, जिसमें मैं भाग दौड़ करके अपने रोजी रोटी के लिए पैसा जमा के आगे फ्यूचर के लिए, तो ये 8-10 साल ही मेरे पास हैं। तो ऐसे ही जो ट्रांस बच्चे हैं, उनको लगता है कि उनकी सर्जरी नहीं हुई है, उनको दुनिया में तरह तरह से सुनना पड़ता है, तो वो चाहते हैं कि पैसा जल्दी से जल्दी इकट्ठा हो और हम अपनी सर्जरी करवा सकें, अपने आप को ठीक कर सकें, ताकि हम लोग समाज में सर उठा के गर्व से कह सकें कि यस आई एम ए ट्रांसजेंडर। तो ये चीज़ें हैं, बट इतना आसान नहीं था ये सब मेरे लिए करना कि मैं सन 2000 तक आते आते तो काफ़ी दिक्कतें झेलती आई हूँ। सन 2002 में मेरे साथ गैंगरेप हुआ। ओह गॉड। सो 2002 में मेरे को एक लड़का, सर्जरी हो गई थी कुछ टाइम? उस समय सर्जरी नहीं, बाद में सर्जरी मेरी बाद में हुई। तो एक लड़का मेरे पास आया सेक्टर 17 में, रात को 10 बजे करीब हम लोग, एक फंक्शन था वो ख़त्म करके घर जा रहे थे। तो उस समय मतलब ये सैटरडे की बात होगी, शनिवार का, 17 में कार्निवल होते थे। तो कार्निवल के बाद हमारा कोई इवेंट था, तो हम करने के बाद मैं जाने लगी, तो एक लड़का आया मेरे पास, उसने मेरे से माचिस मांगी। मैंने कहा भाई मेरे पास तो माचिस नहीं, मैं ना सिगरेट पीती हूँ।
तो उसने कहा, फिर उसने बातें शुरू कर दी मेरे साथ और मुझे बहलाना फुसलाना, जैसे मतलब तरह तरह की बातें पूछना, जैसे चंडीगढ़ के बारे में कि चंडीगढ़, मैं तो बाहर से आया हूँ, मेरे को पता नहीं चंडीगढ़, मेरे को चंडीगढ़ के बारे में बताओ। मतलब मुझे उलझा के रखा है उसने। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मतलब ये चालाकी से पूछ रहा है या मैं उसको जो पूछता रहा मैं जवाब देती रही। चंडीगढ़ के बारे में पूछा तो मैं चंडीगढ़ के बारे में उसको बताया कि तुम यहाँ जा सकते हो घूमने। तो उसने कहा कि कहते अभी कहाँ घूम सकते हैं? मैंने कहा अभी तो देखो सारी जगह तो बंद हो गए हैं, तो आप यहाँ गेड़ी रूट है ना जो, वहाँ आप राउंड लगा सकते हो। तो उसने कहा कि क्या आप हमारे साथ जा सकते हो? मेरा एक फ्रेंड है, हम 2 हैं, कार है हमारे पास। मैं कहा नहीं, नहीं, मुझे घर जाना है। तो उसने कहा 10-15 मिनट की बात है, तुम चले जाना। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि एज क्या कितनी थी होने, आपकी उस टाइम पे? उस समय 28-30 के करीब रही हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि कोई भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। तो मैं उसके साथ गई तो 2 लड़के थे, वो एक गाड़ी चला रहा था, एक मेरे साथ पीछे बैठ गया। हालाँकि उसको आगे बैठना, बट मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया कि भई मेरे साथ ही क्यों बैठा है ये। वो पीछे बैठ गया, मेरे साथ भी बातें करने लगे। गेड़ी रोड में एक चक्कर लगाया, हमने कहा अब मुझे छोड़ दो, सेक्टर 17 में मेरे पास मेरा जो व्हीकल है, मैं अपने व्हीकल लेके घर जाना मुझे। तो अच्छा, वो मुझे ना अम्बाला वाले रोड पे उस साइड निकल गए। गाड़ी बहुत तेज़ निकाल ली उन्होंने और मैंने देखा कि पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे। मैंने कहा ये रास्ता सेक्टर 17 का नहीं है, मुझे सेक्टर 17 छोड़ दो। तो जब मैंने 2-3 बार ही बोला तो मुझे लगा कि गड़बड़ है कोई। तो उसने अपने पिस्टल निकाली, मेरे कमर पे रख दी। हुँ। अब वो असली थी, नकली थी, मुझे नहीं पता, बट उस समय मैं डर गई। मैंने उसने कहा कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की या कुछ भी हरकत की तो मैं मार देंगे। तो मुझे लगा कि तो बस मेरी किस्मत तो अब इनके हाथ में ही है, मेरी ज़िंदगी इनके हाथ में है, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 जो ट्रांस लोग थे उनकी हत्या हुई थी। तो मुझे लगा कि अब मेरा भी नंबर आ गया और फिर मैंने कुछ बोलने के बजाय चुप ही रही मैं कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। तो मेरे को अम्बाला साइड में लेके गए, कोई मतलब मुझे नहीं पता कहाँ लेके गए, बट एक हॉस्टल था, पीजी, जहाँ पर 20 लड़के थे वहाँ पर। पूरी रात उन्होंने रेप किया। सुबह मुझे 4-5 बजे उठा के मुझे गाड़ी में रखा उन्होंने और अम्बाला का जो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन है ना, जहाँ से चंडीगढ़ के लिए बसेज़ आती हैं, वहाँ मेरे को छोड़ दिया। मैं सुबह तक मतलब 1 डेढ़ घंटा बैठी रही। सर्दियों की बात थी, मेरे पास ना पैसा था, ना कपड़े ढंग से थे। मेरे कपड़े भी मतलब गंदे हो चुके थे। तो मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से उठ के 1 डेढ़ घंटा वेट किया। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं किस में जाती? बस में। बस में जो बैठने के लिए पैसा चाहिए। तो एक बस आई हरियाणा रोडवेज की, तो वहाँ से हरियाणा रोडवेज की बस आई, तो मैंने सोचा कि इसी में बैठ जाती हूँ, देखी जाएगी। तो वहाँ मैं ऊपर चढ़ी और लास्ट में कुर्सी में बैठ गई। तो एक कंडक्टर आया, तो कंडक्टर ने मेरे से टिकट माँगा। टिकट के लिए पैसे माँगे, तो मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं। और उसने कहा कि क्या हुआ? मैंने कहा मेरा पर्स खो गया है और ऐसी-ऐसी बात है। तो उसने मेरे पास बैठ गया। तो उसने मेरे से पूछा और भी कारण पूछे, क्या हुआ? क्यों आए तुम यहाँ पर? मैंने कहा मैं कोई काम आई थी, मेरा पर्स खो गया। तो अब उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा कोई बात नहीं। थोड़ी देर में कहता अगर कोई आएगा, कोई पूछने आएगा तो मैं कहूँगा मेरा बंदा है, तो मैं बचा लूँगा तुम्हें। तो वो चंडीगढ़ तक लेके आया और मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा तुम तो बहुत सॉफ्ट हो और सॉफ्ट हो। और उसने पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगे? अब मैं मना नहीं कर पाई उसको। मैंने कहा अगर मैं इसको मना करती हूँ तो ये बंदा मेरे को उतार देगा यहाँ पर। और सेक्टर 17 तक लेके आया मुझे। उसने कहा कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ अपने ड्यूटी ऑफ करके। तो मैं बैठी रही वहाँ पर। मैंने जब देखा कि वो बंदा चले गया तो मैं वहाँ से उठी, जैसे तैसे मैंने मतलब चल के मतलब तेज चली और सेक्टर 17 के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ चली गई। पुलिस स्टेशन में गई तो
वहाँ पर जो संतरी था बाहर, उसको मैंने पूछा, उसको मैंने, कहते क्या काम है? मैंने कहा मेरे को रिपोर्ट लिखवानी। कहते किस चीज़ की? मैंने बड़ी मुश्किल से उसको कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा। कहते अच्छा, या अंदर चले जाओ, वहाँ पर बैठे हुए तुम्हारे मतलब यहाँ जिन्होंने रिपोर्ट लिखनी है वो अंदर बैठे हैं। मैं अंदर गई कमरे के अंदर, वहाँ 2 लोग बैठे थे। तो उन्होंने मेरे को बिठा लिया, उन्होंने मेरे को पूरी कहानी पूछी। कहते देखो ये केस तो यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होगा, तुम्हारा केस जो है वो अम्बाला में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी दुष्कर्म हुआ वो अम्बाला में हुआ। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, बट उटपटांग क्वेश्चन पूछते रहे अजीब से। एक दो बंदे और आए, तो उन्होंने कहा कि ये तुम मतलब उन आपस में बात करने लगे, तेरा बंदा आ गया तो कुछ करना है तुमने। तो मैंने सुना, तो मैंने सोचा कि यार मतलब वो आपस में, मतलब अब आप समझ लो कि वो क्या करना चाहते थे कौन, मेरा। ड्राइवर की बात करो या नहीं, पुलिस स्टेशन में भी, हाँ। एवरीवेयर, जो हर जगह जो है इंसानों की तरह भेड़िए खड़े रहते हैं। तो वहाँ पर गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हें करना कुछ भी। तो मैं समझ गई बंदे सही नहीं है, इन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखनी है। तो मैंने कहा मुझे पानी पीना है। तो उसने कहा कि बाहर ना कूलर लगा हुआ, मतलब कमरे के बाहर जाओगे तो कूलर लगा, वहाँ गिलास रखा, तो पी लेना पानी। तो मैं उठ के गई और मैंने गिलास में पानी लिया। मैंने देखा ये बंदे तो कोई भी बाहर नहीं है, और मैंने गिलास वहीं रखा और फटाफट बाहर निकल गई। तो संतरी पूछ रहा था मेरे को, कि संतरी ने पूछा कि भी तुम्हारी संतरी क्या हुआ? वही वाला बंदा? हाँ, जो गेट कीपर होते हैं। अच्छा संतरी, उसने ठीक है। पूछा कि तुम्हारा रिपोर्ट लिख ली तुम्हारी? मैं कहा हाँ जी, हाँ जी। मैं तो तुरंत, मतलब ज़्यादा उसका जवाब नहीं दिया, मैं बहुत फास्ट तरीके से चली गई वहाँ से। बाहर निकल के सीधा ही मैं ना बस स्टैंड की तरफ गई, और वहाँ से अपना बस स्टैंड की तरफ से मैं, मतलब जहाँ मेरा व्हीकल खड़ा था नीलम सिनेमा के बैक साइड में, उस साइड चले गई। वहाँ मेरा जो, बाइसेक्टर में। हाँ, बाईसाइकिल मेरा वहाँ खड़ा था। मैं वहाँ से मैंने बाईसाइकिल लिया, और किसी तरह, मतलब बॉडी में पेन भी था, सब कुछ था, लेकिन मुझे घर जाना था। तो घर गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, डिप्रेशन, किसको बताऊँ क्या, मतलब कोई बताने वाली बात ही नहीं थी। जिसको बताया वो सब लोगों ने मेरे साथ ऐसा काम दोबारा करने की कोशिश की। पर दोस्तों को भी नहीं बता सकते, ना किसी के भाई-बहन को, ना कोई पेरेंट्स को, किसी को कुछ नहीं बता, अंदर ही अंदर घुटते रहे। अब हम तो देखो, हम तो रोना भी नहीं आता है, हम तो पत्थर के हो गए हैं। हम तो ऐसे सोते हैं अंदर से, ऐसा ऐसा होता है कि जैसे कि अब तो कुछ नहीं है। ये छोटी-छोटी चीज़ें लगती हैं हमें, सारी ज़िंदगी हम लोग भटकते रहे, हम लोगों के साथ इतना कुछ लोगों ने किया। 2004 में दोबारा से मेरे साथ रेप हुआ। मेरे जानकार लोगों ने मुझे बुलाया, और पंचकुला में ही 8 सेक्टर में अपने कमरे में बना, तो बाहर से दरवाज़ा बंद करके अंदर 7 लड़के जो थे, 7-8 वो ताश खेल रहे थे और शराब पी रहे थे। और जब उन्होंने लॉक कर दिया तो मुझे लगा कि बस अब मैं भी गई। उसमें से एक बंदा मेरा जानकार था बिल्कुल, मतलब दोस्त ही समझ लो। उसने भी कुछ नहीं बचाया उसको मुझे। उन लोगों ने मेरे साथ रेप किया और मुझे घसीटते हुए बाथरूम में लेके गए, मारा, पीटा, और एक-एक करके मेरे पर पेशाब करते रहे। तो ऐसा भी, मतलब, लेकिन मेरे को ऐसा इतना ज़्यादा 2002 की घटना से मुझे इतना ज़्यादा विचलित हो गई थी, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, कि मुझे लगा कि अब मुझे मर जाना चाहिए। मैं घर से भाग गई, रात को पागलों की तरह, एंग्ज़ायटी जो जैसे अटैक नहीं पड़ता, तो मैं नंगे पाँव जंगल की तरफ भाग जाती थी। भाग के जाके एक दिन तो मैं अपने साथ एक रस्सी लेके गई, और मैंने पेड़ में लटकाया, और बस उसको लेके ऐसे गले में डाल के बैठ गई। बैठ के सोचने लगी अब मुझे मर जाना है, मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, मेरे लिए दुनिया बनी नहीं है। आई वॉज़ इन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मैं गलत संसार में पैदा हो गई हूँ, जहाँ पर कोई समझने वाला ही नहीं था। हर इंसान को भेड़ियों की तरह पहले तो अपनाएँगे नहीं, लेकिन फिर उसी इंसान का भोग भी करेंगे, उसी इंसान के साथ अत्याचार भी करेंगे। तो मैं ये सोचती रही कि यार कितना मेहनत करके मैंने पढ़ाई की, सब कुछ ज़िंदगी में झेल रही हूँ। मेरा क्या दोष है? मैंने कौन-सा रेप कर दिया, किसी के 420 कर दी, बलात्कार कर दिया, मैंने कौन-सा
किसी का मर्डर कर दिया, देशद्रोह कर दिया और मुझे ही मरना पड़ रहा है। तो मैं ये सोचती रही, फिर मैं सोचा यार मैं क्यों मर रही हूँ, मैं क्यों इस दुनिया से जा रही हूँ। फिर मैंने एकदम से कहा नहीं मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। फिर मैं कहा मैं क्यों मरूं, मैं नहीं मरूंगी। और तब से मैंने सोच लिया कि मैं दुनिया की सोच को बदलूंगी। और सोच कैसे बदलना, लोगों को अवेयर ही कर सकते हैं और क्या ही कर सकते हैं। वापस आई दूसरे दिन से, फिर बस भटकना शुरू, इधर उधर भटकते हैं। जैसे कहीं कोई ऐसा सोर्स समझ ही नहीं आता भी कैसे शुरू करें, किस तरह से, किसको बताएं हम लोग। तो अचानक ऐसे ही 15-20 दिन बाद ना एक मैं बस स्टैंड में ही जा रही मतलब घूम रही थी ऐसे ही, मेंटली जैसे ना होता है, डिस्टर्ब इंसान होता है, डिप्रेशन में, कहीं भी पता नहीं चल रहा कौन रास्ते में कहाँ जा रहे हैं हम। तो मैं बस स्टैंड में घूम रही थी तो एक एक इंसान लेटा हुआ था, जो रजाई होती है उसके अंदर, जिप वाली, उसके अंदर घुस के, मतलब गर्दन ही गर्दन बाहर दिख रही। तो मेरी तरफ ही देख रहा था, जिस तरफ ही मैं जाती थी मेरी तरफ ही उसका ध्यान था। तो मुझे एक बार तो मुझे डर लगा, मैं कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं कोई। तो फिर मैं एक बार उसके सामने से गुजरी, उसने स्माइल किया, मैंने भी स्माइल किया। फिर जब फिर दोबारा आई तो वो बैठ गया था। उसने फिर मेरे को ना कोड लैंग्वेज में पूछा मुझे कुछ, और वो कोड लैंग्वेज जो हमारी जो ट्रांस लोग हैं ना वो बोलते हैं, है ये ना। वो भी ट्रांस थे? हाँ, वो उसने मेरे को कोड लैंग्वेज वाला कुछ बोला तो मैं समझ गई। मैं कहा तुम भी? कहते हाँ। तो उसने फिर मेरे को अपने पास बिठाया। मैं कहा तुम यहाँ कैसे? कहते मैं घर से निकाल दिया मेरे को, और मैं उधर गाजियाबाद से हूँ, मेरे को घर से निकाल दिया गया। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, घर में एक्सेप्टेंस नहीं है, सब लोगों ने मेरे पे बहुत जुल्म ढाए। उसके बाद अंत में मेरे भाइयों ने मेरे को ब्लेम करके ना, गलत गलत इल्ज़ाम लगा के मुझे निकलवा दिया घर से। तो मेरी माँ फेवर में थी लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं, फिर मैं घर से भाग के इधर आ गया। तो बस हम बात करते रहे, पर मैंने उसको चाय वगैरह सब कुछ ब्रेकफास्ट करवाया उसका। मैंने पूछा तुमने कुछ खाया? कहता नहीं मैंने तो कुछ नहीं खाया। उसके पास था ही नहीं कुछ, पैसे वगैरह नहीं थे। तो हम लोग रोज़ मिलने लगे। एक दिन मैंने उसको बोला कि मुझे ना दुनिया की सोच को बदलना है, कैसे बदला जाए? तो वो थोड़ा हँसा, फिर कहता हाँ बदल सकते हैं, क्यों नहीं बदल सकते हैं। कहता मैंने एनजीओ में काम किया है ना, दिल्ली में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन के, उनके साथ मैंने काम किया। तो हमें क्या करना है कि पहले तो सबसे पहले हमें रैपो बिल्डिंग करनी है, अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करना है ना। दूसरों को समझाने से पहले अपने लोगों को समझाया जाए, और धीरे धीरे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फिर हमने काम शुरू किया, 2002, 3, 4, 5 लगे रहे हम लोग। फिर छोटी मोटी जॉब भी करती रही मैं टीचिंग की। तो 2009 में हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कर दी। रैपो बिल्डिंग भी अच्छी होगी, हमारे को लोग जानने लगे। हम लोग इकट्ठा ग्रुप डिस्कशन करते थे, स्टोरी टेलिंग जैसे ना, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। ऑलमोस्ट सभी की स्टोरी एक जैसी थी, सभी के साथ बुली, हैरेसमेंट, रेप, सेक्सुअल अब्यूज़, ये सब होता रहा। तो 2009 में जब हमारे एनजीओ रजिस्टर्ड होगी तो हमारा नेशनल लेवल पे भी अच्छी जान पहचान होगी। तो जो नालसा जजमेंट थी 2012 में, जब हमने दिल्ली में, हमें आमंत्रित किया गया, बुलाया गया, तो दिल्ली हम ही लोग गए थे, हम चंडीगढ़ से रिप्रेजेंट करने। तो 2012 में, फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई। 2015 में फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में आने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट चेंज करवा लिए। और जब 15 अप्रैल 2014 की जजमेंट आई तो मुझे लगा कि नाउ वी हैव आइडेंटिटी, हमारी अपनी पहचान है। कैसा फील हुआ उस टाइम पे? उसमें मतलब मैं मुंबई से आ रही थी और मुझे किसी ने फ़ोन किया, छोटे फ़ोन होते थे ना सुनने वाले, तो उसमें किसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें हमें थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, मतलब मैं, बाकी लोग सब मुझे देखने लगे। और वो मेरे लिए, मुझे मेरे अंदर जो घाव है, मेरे को किसने मारा पीटा कुछ भी कहा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे लगता है कि जो मेरी पहचान, कहते हैं ना, जो एक खुशी होती है
अपने आप को पाने की, वो घावों से ज़्यादा है ना? जितना मर्जी आप मुझे मारो पीटो, अगर मेरी पहचान ही नहीं है तो उस इंसान को कोई फर्क नहीं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानो, मैं कौन हूँ। जब हमने अपने आप को जान लिया ना तो हमें लगता है कि आप हम कंप्लीट हैं। फिर 2015 में फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करवाए। 2016 तक आते आते मैंने बहुत लोगों को पूछा, क्योंकि मैं तो 45 की हो गई थी तब। तो मैंने कहा बाकी लोगों से पूछा जाए कि पढ़ेंगे वो लोग, क्योंकि हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार हमने थर्ड जेंडर कॉलम ऐड करवा दिया था। और जब कोई नहीं माना पढ़ने के लिए, सबके विचार यही थे कि यार दोबारा से पढ़ेंगे तो हमारे साथ दोबारा वही डिस्क्रिमिनेशन होगा, लोग छेड़ेंगे, मजाक बनाएंगे हमारा, हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि लगता मुझे ही जाना पड़ेगा और एक रोल मॉडल की तरह हमें लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। तो मेरे 94 में मेरी पढ़ाई छूट गई थी, हालांकि बाद में मैंने डिप्लोमा की है, लेकिन जो पढ़ाई छूट गई थी और उसी यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी से मुझे निकाल दिया गया था, निकलने मजबूर किया गया था, उसी यूनिवर्सिटी में मेरे को दोबारा से मुझे लगा अब मेरे को मौका मिलने वाला है। तो जैसे कहते हैं ना कि 1000 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो इतने साल वेट किया मैंने, और शायद इसीलिए कि 22-23 साल तक मैं इंतज़ार करती रही कि कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं इसी यूनिवर्सिटी में, और मैं बहुत ढीठ थी, मुझे तो कहीं जाना नहीं था, मैंने चंडीगढ़ छोड़ा ही नहीं। लोगों ने बोला चंडीगढ़ छोड़ दो, लोग तुम्हें और तंग करेंगे, अगर तुम्हें ट्रांजिशन करना ही तुम किसी और शहर में जाके करो, क्योंकि हिजड़ा लोगों ने भी कहा कि तुम इस शहर में मत करो, तुम यहीं के बच्चे हो, तुम्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी में रिकॉग्नाइज आपने करवाना। यहीं पे सर्जरी वाली यहीं पे हुई आपकी? तो मेरे को यहीं पर ट्रांजिशन करके दिखाना है कि लोगों ने पहले जिस शरीर में मुझे देखा होगा, जिस अटायर में मुझे देखा होगा, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ऐसा ही होता है ना। कोई ऐसा विलक्षण घटना नहीं है, कोई अलौकिक घटना या कोई हमारे ब्रह्मांड की कोई ऐसी घटना नहीं, जैसे चंद्रमा ग्रहण लगता है या कुछ ऐसा कुछ, लोग बड़े ही हैरान हो जाते कि वो तो खगोलीय घटना होती है। ऐसे इंसान के भी ट्रांजिशन जब होता है ना, जब आप देखते हो ना ग्रहण लगता है तो जब ट्रांजिशन होता है तो बड़ी सुंदर कलाएं आती हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी हम ट्रांजिशन करते हैं तो पहले से और खूबसूरत होते जाते हैं, और खूबसूरत हो जाते हैं। और ये मन की भावनाएं हैं। हमें लगता है कि जैसे मैं पहले थी, अपने आप को पहले देखती हूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैं ऐसी थी पहले, बट फिर भी कितने सालों में, अब 60 साल की होने वाली, तो इस उम्र तक आते आते अगर मेरा ट्रांजिशन पहले हो जाता, मेरी एक्सेप्टेंस पहले होती, सब लॉ पहले बन जाते हैं, अधिकार पहले मिल जाते हैं, शायद मैं भी और लंबे समय तक इस शरीर में जीती, एक्सपीरियंस करते हाँ थे। एक्सपीरियंस रहता मेरा। बट हम लोगों के नसीब में संघर्ष लिखा था, और हम जो आज पेड़ लगा के गए हैं, तो आने वाली जनरेशन जब आएगी तो उस छाया में बैठेगी, फल भी खाएंगे, वो एंजॉय करेंगे, अपनी आइडेंटिटी सेलिब्रेट करेंगे। उनको किसी तरह की, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने संघर्ष किया, सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो फ्री एजुकेशन का हो, हॉस्टल का मैटर हो, एडिशनल सीट्स हो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना हो, सारी ये फैसिलिटीज़ हम लोगों ने लड़ के करवाई हैं। अब जो भी स्टूडेंट वहाँ जाएगा तो उनके लिए वो दिक्कतें नहीं आएंगी। पहले लोग बुली हैरेसमेंट करते थे, लोग हंसते थे, मजाक बनाते थे मेरा, अच्छा अब तो हिजड़े भी आ गए हैं, बट हमने कभी भी उफ करके नहीं देखा कि क्या बोल रहे हैं लोग। मैं कहा ठीक है, हिजड़ा ही आगे, देखो हिजड़ा जो है वो बुरा शब्द नहीं है, हिजड़ा जो है हिजर से बना है। हिजर का मतलब है सेपरेट होना, अबेंडन, एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। खुसरा जो शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा में से ख और सरा को शॉर्ट करते हैं तो खुसरा हो जाता है। जो पाकिस्तान वाले पंजाब में वहाँ ख्वाजा सरा ही बोला जाता है, और हमारे पंजाब में, इंडिया के पंजाब में खुसरा या खोजा बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। ऐसे किन्नर जो हैं वो संस्कृत शब्द है, ट्रांसजेंडर इंग्लिश वर्ड है। और ये ट्रांजिशन जो है वो सिर्फ इंसान नहीं करते हैं, असंख्य जीव जंतु हैं जो जिसमें ट्रांजिशन होता है। एग्जाम्पल,
एक समुद्र की ईल होती है, ब्लू ईल। आप गूगल में सर्च करना, ब्लू ईल होती है, सांप की तरह लंबी, उसकी पूंछ जो तलवार की तरह होती है। पैदा वो मेल होता है, लेकिन बाद में ट्रांजिशन करके फीमेल हो जाते हैं। बुध ग्रह को माना जाता है कि बुध ग्रह जो है वो नपुंसक ग्रह है, चंद्रमा का बेटा है बुध। बुध से आगे जितने भी उनके बच्चे पैदा होते हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। बुध की जो शादी होती है ईला से होती है। ईला जो थी वो ट्रांस मेल रही, पहले वो फीमेल थी, बाद में वो मेल हो जाती है। उनके बच्चे होते हैं बुध से, जो कि चंद्रवंशी कहलाते हैं। बाद में वो ट्रांजिशन करके अपने आप को मेल आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे इतिहास है, हमारा जो कहानियाँ किस्से हैं जहाँ पर हर जगह एग्जिस्ट करते रहे हैं। चाहे वो साउथ इंडिया में एक जगह है कोवगम, वहाँ पर हर साल फेस्टिवल होता है। रावण जो है ना, अर्जुन का बेटा था रावण, अभिमन्यु भी था, अभिमन्यु की डेथ हो जाती है। फिर रावण जो था वो नाग कन्या जो थी उलूपी, उनका बेटा था वो। महाभारत में जब महाभारत होता तो वो भी आता अपने 5 पांडवों के साथ लड़ने के लिए। तो उनके कुलगुरु कहते हैं कि ये युद्ध तभी जीता जाएगा जब आप लोग काली के सामने, अपनी कुल देवी के सामने एक मानव बलि दोगे। तो कोई भी बलि देने के लिए तैयार नहीं होता। तो रावण कहता है कि मैं अपनी बलि दूंगा, लेकिन मुझे शादी करनी है, मरने से पहले मैं शादीशुदा होना चाहता हूँ, मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो कोई भी एक रात के लिए कोई शादी नहीं करना चाहता। भगवान कृष्ण के पास जाते हैं तो भगवान कृष्ण खुशी खुशी औरत होना पसंद करते हैं। वो औरत हो जाते हैं, मतलब किन्नर बन जाते हैं, और रावण के साथ शादी करते हैं, और दूसरे दिन रावण का सिर काट दिया जाता है। तो ये फेस्टिवल अभी भी हर साल कोवगम एक जगह है, आप गूगल में सर्च करो, कोवगम साउथ इंडिया में, मद्रास के पास ही है। वहाँ पर चेन्नई के पास है। तो वहाँ हर साल फेस्टिवल होता है अरावनी। तो वहाँ पर रावण देवता को रथ में बिठाया जाता है। असंख्य ट्रांसजेंडर हैं, वो महिला की तरह सजते हैं, श्रृंगार करते हैं, सुहागन बनते हैं। सुबह उसका जो रावण का गला काट देते हैं, मूर्ति होती है उसका गला काट देते हैं समुद्र किनारे। और सभी जो ट्रांसजेंडर जो दुल्हन बनते हैं वो विलाप करते हैं विधवा होने का। तो ये फेस्टिवल अभी भी चलता है, अभी भी होता है साउथ इंडिया में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे वी आर इन लॉज, बट वी आर इन कस्टम्स ऑल्सो, बट वी आर नॉट इन हार्ट। हम दिलों में नहीं हैं, हम लोगों के घरों में नहीं हैं। हम भगवान कहते हैं ना कि जब हम लोग मेल बॉडी जैसा रहते हैं तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम जब ट्रांजिशन कर देते हैं और किन्नरों में शामिल हो जाते हैं तो लोग हमें ढूंढते हैं, लोग हमसे बात करना चाहते हैं, लोग हमसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आशीर्वाद में कितनी सच्चाई है जब मानते हैं ना कि किन्नर का जो आशीर्वाद है, और दुआ भी लगती है, और हया नहीं क्या कहते हैं उसको, क्योंकि बद्दुआ भी लगती है। दुआ और बद्दुआ के ना। तो देखिए, तो एक दोहा है कबीर जी का, निर्बल कनो सताए जाकी मोटी हाय, बिना हाड़ और मांस के लौह भस्म हो जाए। जो जीव है ना, ये तो बिना हाड़ और है ना, हड्डियां नहीं होती इसमें, लेकिन जब बोल होता है ना, बद्दुआ निकलती है किसी गरीब की, किसी असहाय की, निर्बल की, तो उससे उसका पूरा राजपाट खत्म हो जाता है। तो यही अगर कोई भी हो निर्बल इंसान जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, एक किन्नर भी हो, तो और किन्नरों को उपदेव की श्रेणी दी गई है शास्त्रों में। तो इसलिए देवताओं, भगवान जब राम 14 वर्ष का वनवास जा रहे थे तो तमसा नदी पे उन्होंने नर और नारी को वापस जाने के लिए कहा, किन्नरों को नहीं कहा। किन्नर लोग वहीं 14 वर्ष तक बैठे रहे। जब भगवान राम वापस आए तो उन्होंने कारण पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो यहाँ। तो उन्होंने जवाब दिया कि आप 14 वर्ष पहले जब वनवास जा रहे थे तो आपने नर नारी और बच्चों को जाने के लिए कहा था, किन्नरों को नहीं कहा था, और हम लोग 14 वर्ष यहीं आपका इंतजार कर रहे हैं। तो भगवान राम बड़ी आश्चर्यचकित हुए और वो उनके आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग तुमसे आशीर्वाद लेने आएंगे,
तो वो जो कंसेप्ट है वो अभी भी लोगों के अंदर है कि भगवान राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम यथासंभव जो भी कार्य करोगे, यथासंभव में कुछ भी आता है उसमें आशीर्वाद भी आता है। तो जब भी किसी को आशीर्वाद दोगे वो फलित होगा। तो लोग इसीलिए और दूसरा कुंडली के हिसाब से भी जो ज्योतिष के अनुसार भी बुध जो है ना, बुध एक बालक ग्रह है जो कि किसी भी वो अपने आप में कुछ नहीं करता है। कुंडली में जिस स्थान पे बैठ जाता, जिस भाव में बैठा होता, जिस ग्रह के साथ, अच्छे के साथ अच्छा करता, बुरे के साथ बुरा। तो जैसे वो एजुकेशन का, बिजनेस का, इन चीज़ों पे कारक होता है। तो जिसका अगर पढ़ाई लिखाई सही नहीं हो रही या बिजनेस सही नहीं है, तो लोग आते हैं और किन्नरों को दान देते हैं, हरा कपड़ा, हरी सब्जियाँ, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे कॉइन लेते हैं। और साइंस में बुध जो है, मरकरी जो सूर्य के बिल्कुल सामने है। बुध सबसे छोटा ग्रह है और लोग सोचते होंगे शायद कि बुध सबसे पहला ग्रह है तो सबसे गर्म भी होगा। गर्म भी है लेकिन उतना ही ठंडा भी है। वैसे ही तासीर वही उसकी जो प्रवृत्ति है हमारे अंदर भी, हम लोगों को लगता है शायद बहुत गुस्से वाले लोग हैं, बहुत गुस्सा करने वाले हैं, डरते हैं लोग। पर जब हम किसी को कुछ बोल देते हैं फिर बाद में हम सोचते हैं यार हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। बट हमारी मनोस्थिति ऐसी रहती है, हम लोग बचपन से वो चीज़ें सहते हैं। हमारी जो मनोवैज्ञानिक जो स्थिति होती है वो बहुत ख़राब हो जाती है, मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब रहती है। हम लोग हमेशा बदतमीज़ियाँ, गालियाँ, गलौज सुन के हमारे दिमाग में बस एक गुस्सा पैदा रहता है। लेकिन बाद में जब अकेले होते हैं हमें लगता है कि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। मैं भी ऐसे मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैं किसी को अगर गलत बोल भी देती और वो भी स्थिति का कारण भी कि कोई मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा है ना, तो मैं उसको झाड़ भी देती हूँ या कोई बदतमीज़ी में ओवर बदतमीज़ हो जाती हूँ। तो फिर मुझे बाद में पछताना पड़ता है कि मैंने क्यों बोल दिया। हालाँकि वो उलट या पलट जवाब भी नहीं देते हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, है ना? तो ये सारी है हम लोगों की। और आज जो मैं हूँ, मैंने अपना लोग बोलते हैं कि हम लोग काम नहीं करते, अपना इतना पढ़ लिख के हमने काम भी किया, मैंने यहाँ फूड ट्रक भी चलाया लेकिन चला नहीं, लोग आए नहीं मेरे पास खाने के लिए। लोगों ने बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया मेरे साथ, मेरा फूड ट्रक चलने नहीं दिया, वहाँ से अंत में मुझे उठाना पड़ा और वो ख़राब ही हो गया सारा कंसेप्ट जो था। वो पूरा कंसेप्ट मेरा जो काफ़ी अच्छा फूड ट्रक बनाया था हमने रेनबो कलर का, जिसमें हमने सोचा 4-5 लोग हम ट्रांस लोग काम करेंगे और लोगों का खाना बेचेंगे और अपनी जो कमाई है उससे करेंगे। लेकिन लोग हमारे पास आए ही नहीं खाने के लिए, तो हमारा घाटा दिन पर दिन होता गया और हम लोग कर्ज में डूब गए। तो इस तरह, और बाद में जिसके वो साइट थी उसने बेच दी, उसने हमें वहाँ खाली करने को बोला और जाते-जाते किसी ने उसमें आग भी लगा दी। तो ये ऐसे लोग हैं जिसमें हम लोग कुछ करना भी चाहें तो लोग करने नहीं देते हैं। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बट ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ ऐसी स्थिति रहती होंगी। हो सकता है कुछ लोग अच्छी परिस्थितियों में रहे होंगे, बट मेरे साथ हमेशा से ही जिसका भी मैंने अच्छा किया वो बाद में बुरा ही मिला मुझे। बट फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारती, मैं सोचती हूँ कि मुझे काम करना है और मरने से पहले कम से कम मुझे ये मैं ये चाहती हूँ, मरने से पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री या पार्लियामेंट में कम से कम एक इंसान वो जाए और हमारे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। तो ये लगातार मैं सोचती रहती हूँ और पढ़ा लिखा जाए, ऐसा ना कि कोई अनपढ़ वहाँ घुस जाए और जो हम लोगों ने काम, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाया था, माहौल बना के गई थी। मैं चाहती थी कि वो माहौल वैसे ही बरकरार रहे, वहाँ पर कोई क्लैशेस ना हो, किसी प्रकार से बच्चे आएँ, पढ़ें, लिखें और आगे बढ़ें। लेकिन शायद ऐसा कुछ हम सोचते हैं, होता नहीं है ना? बच्चे नए-नए विचारों से आते हैं, फिर क्लैशेस होते हैं, उससे फिर एक इंसान को गलत करता है ना, तो सारी कम्युनिटी जो है वो उससे बदनाम हो जाती है और सभी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं और लोग फिर नफ़रत करने लग जाते हैं। तो ये होना नहीं चाहिए। हाँ, आप मैरिज के बारे में कभी आपने सोचा? मैं अपने पार्टनर के साथ ही रहती हूँ। अच्छा। मेरा पार्टनर एक ट्रांस मेल है, रुद्र प्रताप सिंह। अ,
उसका जन्म तो फीमेल के बॉडी में हुआ था, अच्छा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब उसको रियलाइज हो कि नहीं वो फीमेल नहीं है, मेल है, और अब उसका भी 5-6 साल 7 साल पहले सर्जरी हो चुकी है, और उसको तो कोई पहचान नहीं पाता है, लड़कों जैसा लड़का ही है, मतलब लड़कों आपकी एज जैसा ग्रुप से है, आपसे छोटे हैं? मेरे से छोटा है, हम्म। बट हमारे बीच में इतनी बॉन्डिंग है, इतना प्यार है, और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। तो बेशक हम लोग ये कहते हैं ना कि लोग सोचते होंगे शायद ये बेडरूम में क्या करते होंगे, है ना, सवाल बहुत तरह के करते हैं, बट हमारा मैटर बेडरूम वाला ही नहीं है, हमारा तो इमोशनल है, हमारे मानसिक और जो एक कहते हैं ना सूफी या आध्यात्मिक, हम जैसे भगवान मीरा ने भगवान कृष्ण से किया, राधा ने कृष्ण से किया, ऐसा ही मीरा है। हमारा शरीर का कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई ऐसा बेडरूम वाला कोई लाइफ नहीं है, क्योंकि मेरी भी सर्जरी हो चुकी है और उसकी भी सर्जरी हुई है, बट सर्जरी के कुछ बाद यू कांट परफॉर्म, मतलब आई वांट टू। नो एक्चुअली क्या है कि जो ट्रांस मेल हैं उनकी बहुत सारी सर्जरी होती हैं, उनके टॉप सर्जरी है, बॉटम सर्जरी है, और भी पीनस कंस्ट्रक्शन होता है, बट वो भी बहुत मुश्किल एक होता है, इतना आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी पैसा लगता है, और वो मतलब इतना सक्सेसफुल भी नहीं रहता है। तो हम उसने अभी करवाया है, नहीं तो हमारा वैसे मैंने उसको कई बार बोला कि हम लोग तो इसलिए नहीं बने हैं ना, हमारा तो इससे ऊपर वाला रिश्ता है, हमारे तो दिलों का रिश्ता है, हमारे अध्यात्म वाला, हमारे तो भक्ति वाला रिश्ता है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं इसे भगवान जैसा, हमारा कोई बेडरूम वाला कुछ नहीं है। सर्जरी की अगर बात करें तो क्या प्रोसेस रहता है फॉर यू और फॉर अ मेल ऑल्सो, जिसको फीमेल से मेल बनना है? देखिए ये जर्नी बहुत हार्ड है, स्ट्रगल वाली है, इट्स आसान नहीं कि सर्जरी करवाओ चलो जी। आजकल लोग बहुत बोलते हैं कि यार ये लोग तो सर्जरी करवा के अपना लड़के से लड़की हो गए, लड़की से लड़का हो गए, ऐसा बड़े आराम से बोल देते हैं, बट इट्स नॉट इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता हाँ, मतलब बहुत है ना? पेनफुल। हाँ, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है कि जिंदगी हमारी बदल जाएगी और रिवर्सेबल नहीं है, अगर एक बार सर्जरी होगी तो इट्स नॉट रिवर्सेबल, पेनफुल जर्नी है, पेनफुल मतलब पूरा बॉडी पेन से गुजरेगी, वो सब सहना है। हम कान तो छिदवा नहीं सकते, नाक नहीं छिदवा सकते, तो दर्द सहना पड़ता है ना, लेकिन आप सोचिए इतना मेजर सर्जरीज होनी है, ट्रांस फीमेल की, लाइक जो पैदा मेल बॉडी में हुआ है और उसने अपने आप को आइडेंटिफाई एक फीमेल। औरत की तरह करता, तो वो ट्रांस फीमेल है, उनकी सर्जरी है, टॉप सर्जरी है, बॉटम सर्जरी हो गई, फिर सारी ज़िंदगी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती, कितना टाइम पीरियड की रहती है हार्मोनल? वो सारी ज़िंदगी सर। अच्छा, मतलब अभी भी यू हैव टू टेक इट? जब तक डॉक्टर कहेगा, लेकिन उससे पहले कि साइकियाट्रिस्ट का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सबसे पहले साइकियाट्रिस्ट वो देखेगा, वो समझेगा कि हाँ, इसको सर्टिफिकेट देना कि नहीं देना। कि मेंटली फिट हो आप यस, टू गो थ्रू मेंटली दिस बट पेन ये आइडेंटिफाई करता भी है या करती भी है कि नहीं, क्योंकि वो सारा हिस्ट्री लिखेगा, बचपन से वो सारी स्टोरी पूछेगा, सुनेगा, नोट करता रहेगा कि हाँ ये सचमुच, और लास्ट में वो जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसके ऑब्जर्वेशन पे ही वो अपना जेंडर डिस्फोरिया का सर्टिफिकेट देगा। जब जेंडर डिस्फोरिया का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो एक साइकोलॉजिस्ट का, एक साइकेट्रिस्ट का, है ना, उसके बाद क्या होगा कि वो रेफर कर दे एंडोक्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट, तो वहाँ पर क्या हार्मोन रिप्लेसमेंट होते हैं, बट इतना ये नहीं कि जाके सीधा ही हार्मोन्स देना शुरू, पूरी बॉडी के चेकअप होगा, एक एक टेस्ट होगा बॉडी का, उसके बाद फिर डोज डॉक्टर ही बताएगा इतने डोज लेनी है, फिर साल या 1.5 साल, जब भी जितना भी डॉक्टर ने कहा कि आपने सर्जरी से पहले इतना करना है, तो वो सारी ट्रीटमेंट लेना है। उसके बाद वो अगर वो बच्चा प्रिपेयर हो गया सर्जरी के लिए, तो फिर हमें सर्जरी से पहले 1-1.5 महीने 2 महीने पहले हार्मोन्स बंद कर देना चाहिए, मतलब डॉक्टर कहते हैं हार्मोन्स बंद कर दो, फिर सर्जरी होती हैं,
बट उसके लिए पैसा मतलब कि जैसे कि टेस्टोस्टेरोन है आपके अंदर तो आपको एस्ट्रोजन के यस वो लगेंगे हार्मोन्स एग्जैक्टली। तो फेमिनाइन बॉडी हो जाती है ना, बॉडी श्रिंक होनी शुरू हो जाती हैं। बट कुछ चीज़ें फिर और भी सर्जरी करवाते हैं जिनके पास पैसा है, वो ये जॉ लाइन से नोज़ का हो गया, लिप्स का हो गया, ये सारे ठीक करवाते रहे जिनके पास पैसा है। हमारे पास तो नहीं था, हम ऐसे ही खुश हैं। फिर सर्जरी हुई, बॉटम सर्जरी हुई, तो उसमें पूरा जैसे फीमेल जैसे हो जाएगा। उसके बाद फिर 1.5-2 महीने ऐसा ही अपना स्ट्रगल करना ठीक होने के लिए। उसके बाद ठीक हो गए, फिर हार्मोन्स शुरू करने। अगर फिर ब्रेस्ट का करना है तो फिर वो भी सर्जरी होती है। अगर हार्मोन से भी बढ़ जाते हैं, बट बहुत से लोग, मोस्टली जो लोग हैं वो सिलिकॉन्स का करवाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ट्रांस वुमेन की। और ट्रांस मेल का भी सेम वही प्रोसेस रहता है कि उनका टॉप सर्जरी है, बॉटम सर्जरी है, और बहुत सारी और भी सर्जरी होती हैं। तो ये इट्स नॉट इजी, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आज गए और कल को हो जाएगी। बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, पैसा भी बहुत लगता है। कितना खर्चा लग जाता है इस पे? ट्रांस फीमेल का आई रियली 6 लाख या 7 लाख करीब। सिर्फ 3-4 लाख 5 लाख तो सिर्फ बॉटम सर्जरी, फिर 2-3 लाख रुपए टॉप सर्जरी। मेरे को लगता है ज़्यादा लगता है, क्योंकि मेरी बहुत पहले हो गई थी तो उस समय कम था, लेकिन अब ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। और जो ट्रांस मील है उनका तो बहुत पैसा लगता है, उनको 15-20 लाख रुपए कम से उनका कम। ज़्यादा क्यों? क्योंकि उनका टॉप सर्जरी रिमूव करना होता है, रिमूवल है, फिर यूट्रस रिमूव करना है, ओवरी रिमूव करनी है, बहुत सारी चीज़ें। हार्मोन्स भी तो सारी ज़िंदगी लेनी है ना, तो वो भी कौन सा इतना सस्ता थोड़ी होता है। तो ये चीज़ें चलती हैं। बट एनी हाउ, जब हमें लगता है कि जो हमें होना चाहिए हम हो गए। Are you happy? Yes, Is he happy? Yes, he is happy. Me also happy, because हमें लगता था हमें ऐसा ही होना चाहिए था। परमात्मा ने जैसा भी बनाया, लोग बोलते हैं, शायद अभी भी बोलते हैं कि तुम लोगों ने चैलेंज कर दिया है, कुदरत को चैलेंज किया है। हाँ, बहुत सारे लोग बहुत लोग बोलते हैं ये सर्जरी करवा के बैठ गए, देखो कुदरत ने जैसा बनाया वैसा क्यों नहीं रह लिया तुमने, तुम लोगों ने चैलेंज कर लिया। बट उन लोगों के लिए जवाब है कि चैलेंज तो हमने, इंसान ने या जीव ने उसी दिन कर लिया था जब वो पानी से तैर के रेंगते हुए धरती पे आया, और आज हम 2 पैरों पे खड़े हैं। आप, मैं, सब लोग 2 पैरों पे खड़े हैं, ये भी तो चैलेंज है। नहीं तो हम रेंगते रहते हैं, हम पेड़ों पे उछलते रहते हैं। हमने अपने ब्लड लाइन अलग हो गई, हमारे जीन्स, हमारे डीएनए अलग होते गए, हम अलग ब्रांच हमारी बनती गई। आज हम होमोसेपियंस जो हैं, उसके बाद इंसान। लाखों साल पहले हमारी शक्ल ऐसे नहीं थी, लाखों साल बाद हम ऐसे भी नहीं रहेंगे, क्या पता हमारी शक्ल कैसे होगी। तो हम एक जैसे नहीं होते हैं, और ये बदलता रहता है, बदलते। और देखिए पूरे ब्रह्मांड में, पूरे जो धरती में जो जीव हैं, उनमें अभी तक तो 1500 स्पीशीज जो हैं जिनमें होमोसेक्सुअलिटी या जेंडर जो ट्रांजिशन वाला पाया अभी तक इतने हैं। और न जाने कितने असंख्य जीव हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं। तो ये तो चीज़ें हैं, हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम जब तक समझेंगे नहीं, लोग हमसे सिंपैथी रखते हैं। वी डोंट नीड एनी सिंपैथी, वी नीड एम्पैथेटिकल अप्रोच। मैं स्कूल्स में जाती हूँ, वहाँ पर अपना लेक्चर देती हूँ, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी। तो अभी तो जो टीचर्स हैं उनको ही नहीं पता है, तो बच्चा, और मुझे लगता है बच्चों को उनसे ज़्यादा पता है। मैं स्कूल्स में जाती हूँ तो टीचर्स को कम पता है, बच्चों को ज़्यादा पता है कि सेक्स, जेंडर क्या होता है, जेंडर रोल क्या है, जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। इतने तरह की चीज़ें, मतलब बच्चों को अभी भी वो गूगल से फटाफट देख के बता देते हैं। सेक्स क्या है, मैं हमारी कोर्ट में भी लॉयर्स को हम लोग सेंसिटाइज कर रहे, तो इवन कि लॉयर्स को भी नहीं पता है कि सेक्स क्या है, सेक्सुअलिटी क्या है, जेंडर क्या है। सो अभी हम लोग तो बिल्कुल बेसिक
पहले पायदान में हैं। हम किसी इंसान को अनलर्न कर रहे हैं, अनलर्न करके फिर उसको लर्न करवा रहे हैं। लेकिन बच्चों को तो आप अनलर्न नहीं करना पड़ता, उनको तो आप सिखा रहे हो। मैं स्कूल्स में जाता हूँ, उनको सिखा रहे हो। उनके पेरेंट्स को बहुत सारे बच्चे, जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो लास्ट में कोई ना कोई बच्चा आके चुपके से मेरे को मिलके मैम मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे, आपका बात सुन के। और एक बच्चा तो मेरे मतलब हक करके खूब रोया, कहते मुझे भी ऐसा फील होता है। तो आप सोचो कि कोई इंसान अपना आपको एक्सप्रेस करते हुए इतना डरता है कि मैं और टीचर्स कहते हैं कि हमारे स्कूल में तो ट्रांसजेंडर है ही नहीं। मैंने कहा आपको कैसे पता लगेगा ट्रांसजेंडर? हमने किसी को पूछना भी नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को पूछने वाले कि आप ट्रांसजेंडर हो कि नहीं? वो इंसान, वो बच्चा जब उसको लगेगा कि यहाँ पर एनेबलिंग एनवायरनमेंट है, वातावरण सही है, सेफ, इमोशनली सेफ है, फील हो। हाँ, आप ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो कि आपके बच्चा आपके पास आके बोल मैम मुझे ऐसा फील होता है। अपने काउंसलर को ऐसा बना दीजिए, इतना एक्सपर्ट कर दें कि वो बच्चे उनके पास आके बोलें, वो जजमेंटल ना हो। बस टीचर्स काउंसलर जजमेंटल ना हो कि ऐ तुम सही हो, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो बार बार, तुम्हारे ये मतलब ज़्यादा सोचते तुम इसलिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लोग हमें शॉक थेरेपी देते हैं। इवन कि टीचर्स भी पेरेंट्स को बरगला देते हैं, गलत है। एक बार एक बच्चा आया हमारे पास, तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चों को ठीक कर दो, ये लड़का है, लड़की मानता अपने आप को। तो हम उसको पीजीआई लेके गए, वहाँ पर साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट है, वहाँ पर अपॉइंटमेंट ली हमने। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर के पास जाके पेरेंट्स ने यही सवाल किया कि ये हमारे बच्चे को ठीक कर दीजिए, ये अपने आप को लड़की मानता है। तो डॉक्टर हंसने लगा। डॉक्टर ने कहा ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, ये वैसा ही काम कर रहा है, वैसे ही कर रहा है जैसे इसको कुदरत करवा रही है। ये अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, कुदरत जैसा इसको करवा रही है वैसा ही कर रहा है, ठीक तो आपको होना है। तो काउंसलिंग पेरेंट्स की भी हुई और उनको बताया गया कि आपने अपने बच्चे को सपोर्ट करना है। इस बच्चे को जितना सपोर्ट करोगे ये खूब आगे बढ़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, घर से भाग जाएगा, सुसाइड कर लेगा, या फिर किन्नर जो है समुदाय में चले जाएगा। तो आपको इसको सपोर्ट करना है। ये बच्चा पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पेरेंट्स के बाद आए नहीं। मोस्टली लोग उसको, जब ऐसा होता है ना कि जबरन उसको फिर दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और कन्वर्जन थेरेपी करवाते हैं। तो शॉक देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ। तो ये ऐसा हमारे होता है, लेकिन दिस इज़ वेरी बैड कि कोई कन्वर्जन जो होना है वो गलत चीज़ होती है। कन्वर्जन जो थेरेपी है वो बैन होनी चाहिए पूरी दुनिया से। और जेंडर को भी जो है वो बचपन में ना लिखा जाए, उसका सिर्फ बायोलॉजिकल जो सेक्स है वो लिखा जाए, बट जेंडर जो है लेट देम डिसाइड, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, कोई भी है। हमारे आने वाली जनरेशन है, किसी को भी कोई अधिकार ना हो कि दूसरा इंसान डिसाइड करे कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। लेट देम डिसाइड, है ना। अगर वो मेल होगा तो मेल ही डिसाइड करेगा, अपना जेंडर मेल लिखेगा, या फीमेल है तो फीमेल। लेकिन जो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि नहीं, जो सेक्स है उससे उलट मैं हूँ, तो वो अपना जेंडर खुद डिसाइड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि उनको फिर बाद में ये सर्टिफिकेट चेंज करने का झंझट नहीं होगा। अदरवाइज हमें तो आधी ज़िंदगी इसी में लग जाएगा, मेरा डॉक्यूमेंट चेंज करने, मेरे एजुकेशन जो सर्टिफिकेट्स उनमें एक एक सर्टिफिकेट नाम चेंज करना है। सीबीएसई में, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जाओ, पंजाब यूनिवर्सिटी में जाओ, तरह तरह के। आप सोचिए एक नाम चेंज करने में ही अगर हम सिर्फ आधार कार्ड वोटर में करते हो तो उसमें इतने दिक्कतें हैं। तो अगर आप सोचो कि सारे क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट्स में भी चेंज करें तो कितना मुश्किल है। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, और सरकार को हमारे लिए और काम कर, सरकार कर रही लेकिन इतने स्लो गति से कि इसको और तेज करना चाहिए। और दूसरा, हमारी कम्युनिटी को भी आगे आना चाहिए।
केवल सरकार करने से नहीं होगा, हमारे समुदाय को भी आगे होना। इसमें हमें सारी पॉलिटिक्स को पीछे रखना चाहिए और पहले अपने लिए कि अगर हम पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारे जो अधिकार मिल रहे हैं, जो हमारे को इक्वालिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली भी हैं, वो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि समाज ऑलरेडी डरा हुआ है। समाज को लगता है कि ये हमारे बीच में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तो हमें बहुत धैर्य से, बहुत सहजता से समाज के अंदर अपनी जगह बनानी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आगे आके जॉब वगैरह जो है वो करनी चाहिए। रियली होप सो मैम, आई थिंक यही आपका सोल पर्पस था, बट लेकिन यू हैड टू गो थ्रू सो मच पेन फॉर दिस। बट लगता है कि आज कुछ जब अब होता है ना कि आप क्या छोड़ के जाने वाली हैं और एक सेटिस्फेक्शन है अंदर की दैट यू हैव डन समथिंग फॉर द कम्युनिटी एंड इट विल बी बेटर इन फ्यूचर। यस, मुझे लगता है कि मैंने जो भी झेले हैं ज़िंदगी में, झेल के आई हूँ, कुछ भी मैंने अपने ज़िंदगी में झेला हुआ, वो डजेंट मैटर, है ना। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है वो हुआ है। नदी इतनी ऊपर से बहती आती है पत्थरों से, है ना, थपेड़े खाते आते अंत में वो समुद्र में मिल जाती है और शांत हो जाती है। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी, हम लोग कितने थपेड़ों से, कितनी मुश्किलों से पार करते हैं, फिर अंत में तो हमें एक शांत ऐसा, जैसे अभी है, एक शांति जैसा वातावरण हमें मिल रहा है, क्योंकि हम लोग वो सारा चीज़ें सह के आए हैं और हमने मिलना तो समुद्र में ही है। हमारे समुद्र मतलब हम अपनी पहचान के साथ मिल गए हैं, हमारा जेंडर और सेक्स मैच हो गया, वो मिलना होता है। उसकी खुशी भी बड़ी अजीब खुशी है, गमे मोहब्बत भी, हंसी लबों पे मगर दिल पे चोट खाए हुए। तो हमें कितना चोट भी खाई होगी तो, लेकिन हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। और मैं जो सह के आए हैं, जो भी कुछ मैंने किया है, थोड़ा भी इस समुद्र में एक बूंद भी मैंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, तो मरते हुए मुझे ये दुख नहीं हुआ कि मैंने इस दुनिया से जाते हुए कुछ नहीं किया, है ना। दुनिया में लोग आए, खाए पिए, बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया और अंत में क्या, मर गए। लेकिन ऐसा भी तो होना चाहिए कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो हम समाज के लिए, मेरा दायित्व क्या है, मेरा समाज के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, वो भी मुझे पूरी करनी चाहिए। वो मैं सोचती हूँ शायद मैं थोड़ा बहुत करके जा रही हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ। तो अदरवाइज़ मैं अगर अपना फ़ायदा सोचती, 2018 में जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे, तो उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था और उन्होंने कहा कि आप कनाडा शिफ्ट हो सकते हो इफ़ यू नॉट कंफर्टेबल इन इंडिया। मैंने कहा नहीं, आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, मुझे तो इंडिया में ही रहना, मुझे अपने समुदाय के लिए काम करने हैं। अगर मैं यहाँ से छोड़ के चले गई तो उनके लिए कौन करेगा, है ना। तो मैं इंडिया में ही रहना पसंद करती हूँ और भारत में जन्म हुआ तो भारत में ही मरूंगी। दूसरा, मेरा एक और लक्ष्य है कि मैं पढ़े लिखे जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो संसद में जाएं और एक दिन देश का प्रधानमंत्री भी कोई ट्रांसजेंडर ही हो, ये मेरा सपना है। तो आईएएस ऑफिसर बने, आईपीएस बने। मैं कुछ नहीं बन सकी, बट मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी आज पंजाब यूनिवर्सिटी इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रही है, अपने दरवाजे खुले हैं। हर साल हम प्राइड करते हैं, सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी हर साल 2013 से प्राइड करती आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी में, और लगातार अभी इस कुछ दिन पहले 22 फरवरी को हमने प्राइड ख़त्म की है। तो पहले साल 2-3 साल तक तो पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे साथ नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट करना शुरू किया और आज स्थिति ये है कि हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। हमें कोई किसी तरह की कमी नहीं होने देते हैं, चाहे वो स्पेस की है, बिल्डिंग की है, डेकोरेशन की, कोई किसी तरह का भी कोई दिक्कत नहीं। यूआईएलएस डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी का, उन्होंने तो एक ट्रांसजेंडर स्टडी सेंटर ही बना दिया, रेनबो क्लब बनाया हुआ, स्टडी सेंटर बनाया, वहाँ के 40-50 स्टूडेंट जो उसके मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह की जो प्रगति हो रही है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे बच्चे जो हैं हर साल आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ बच्चों का जीआरएफ हो गया। तो खुशी होती कि लोग पढ़ें, पॉलिटिक्स में ना पढ़ें बस। अगर पॉलिटिक्स में पढ़ जाओगे तो फिर एक तो क्योंकि हमें अभी हम लोग बहुत पहले पायदान में हैं। मैं ये नहीं कह रही कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिक्स करें, लेकिन हेल्दी पॉलिटिक्स हो, एक दूसरे की टांग ना खींचें। और दूसरा, पढ़ें लिखें और एग्जाम्पल सेट करें दूसरों के लिए कि मैं आईएएस बन गई हूँ तो दूसरे भी आके
आईएएस बने, पढ़ लिख के आईपीएस बने, कुछ भी बने, बट कुछ समाज के सामने आके वो अपना रोल मॉडल बने। तो यही मेरा सपना है। आपको फिर से पैदा होना हो तो क्या सोचते हो कि किस रूप में आना चाहोगे? मैं हमेशा भी यही ट्रांसजेंडर बनना चाहूँगी। हम्म, बिकॉज़ लोग सोचते हैं, एक बारी क्या हुआ ना, हम लोग गए थे कहीं पंजाब में, तो कहती बीबा तू परमात्मा करे तेन अगले जन्म किन्नर ना बनना, खुसरा ना बनना पवे। मैं कहा ना बीबी, मैंने तो बड़ी खुशी है, आई एम प्राउड टू बी ट्रांसजेंडर। मैंने तो परमात्मा हर जन्म से किन्नर बनाए, ट्रांसजेंडर, खुसरा, जो भी शब्द हैं वो बना के भेजे। जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है। संध्या के बिना दिन और रात नहीं होती हैं, और संध्या बहुत खूबसूरत होती है। संध्या जो है वो बहुत सुरमई होती है, उसके अंदर असंख्य रंग होते हैं। हम लोग संधि काल में ही अपने परिवार से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने प्रेमी जो है प्रेमिकाओं से मिलते हैं। तो ये जो संधि काल है, शाम जो है बहुत खूबसूरत, और वो संधि जो है वो हम हैं, क्योंकि हमारे अंदर दोनों गुण हैं। तो यही मैं हमेशा हम अपने आप को सोचती, मैं कभी फील नहीं करती कि परमात्मा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है, मुझे वैसा क्यों बनाया है, बट आई फील प्राउड। मुझे हमेशा गर्व है इस पे। थैंक यू सो मच मैम। ओह गॉड, मुझे इतनी सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली थ्रू दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट यू विल बी दिस मच इंटेलेक्चुअल। कितनी मुझे डेप्थ में जानने का मौका मिला, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द पेन दैट यू हैड टू गो थ्रू, एंड आई सी रियली व्हाट कहते हैं ना कि एक मुगले आजम का, ये अनारकली फिल्म का भी मुगले आजम गाना है, उसमें कहना, जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, जुल्म उल्फत पे हमें लोग सजा देते हैं, कैसे नादान है शोलों को हवा देते हैं, कैसे नादान है। तो हम तो ऐसे शोले हैं, जितने आप उस पे पत्थर बरसाओगे, जितने गाली गलौज, हम और भड़केंगे और निखर के आएंगे सामने। इस जो हमने मकान लिया था अभी यहाँ पर एसेंशियो होम में, वो बड़ी मुश्किल से मिला था। हमें कोई मकान किराए पे भी नहीं देता। ये जब हमने लिया तो इतना मुश्किल हो गया। अच्छा हुआ मकान मालिक बहुत अच्छा था हमारा, उसने कहा कि मेरा मकान है। हमने उसको पहले ही बता दिया था कि हम लोग ट्रांस लोग हैं, तो सारी सोसाइटी ने मना कर दिया था कि ट्रांसजेंडर को ना यहाँ घुसाओ, ये लोग माहौल ख़राब कर देंगे, इनके आने से बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी हमारे बीच में, तो ये लोग गंदे लोग होते हैं, गंदे इशारे करते हैं। तो उसने, मकान मालिक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, शी इज़ वेरी मच एजुकेटेड। उसने मेरा बायोडाटा 8-10 पेजेस का वो उसमें डाल दिया ग्रुप में। तो लोगों ने पढ़ा तो बड़े हैरान हो गए। लोग कहते हैं हमारी पूरी सोसाइटी में इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं है। सो आई हैव डन BA ऑनर्स इन हिस्ट्री, डिप्लोमा इन फ्रेंच लैंग्वेज, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन रशियन लैंग्वेज, डिप्लोमा इन म्यूजिक, डांस, and master in social work, master in human rights and duties, still I am studying। तो इतना सब चीज़ें करने की, इतने दिक्कतों के बावजूद मैं पढ़ रही हूँ, है ना। पढ़ाई मैंने कभी छोड़ी। तो सोसाइटी वालों ने कहा कि हम अब तो बड़े माफ़ी मांगते सब लोग कि यार हमने बहुत गलती कर दी। अब आप अपने घर बुलाने की कोशिश करते रहते कि हमारे घर आ जाइए, चाय पे आए, खाने पे आए, ये तो बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग मिलते हैं। अभी होली वाले दिन भी सब लोग, कोई इधर से खींच रहा था, कोई उधर से खींच रहा है कि हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आओ, आशीर्वाद लेना। मतलब हर बंदा कोई आशीर्वाद लेना है। बट मैं सोचती कि हम लोग ना भगवान बनना चाहते हैं, ना हम हम नीचे भी नहीं जाना चाहते, हम इंसान बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें इक्वल रखा जाए। हम ना देव हैं ना दानव हैं, हम तो इंसान हैं, और हमें इंसान जैसा ही समझना चाहिए। हम कोई एलियंस तो नहीं है ना, कोई डाउनलोड कर दिया किसी को ऊपर से आ गए हम लोग। हम भी आपके जैसे ही हैं, आपके भाई बहन आपके जैसे ही पैदा हुए हैं। तो अगर हमारा जेंडर मिसमैच हो गया तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। देखिए, हम
जेंडर जो है दो ब्रेन के बीच में होता है। मैंने भी कहा था जेंडर जो है वो हमारे दो टांगों के बीच में नहीं होता, दो कानों के बीच में होता। तो हमारे ब्रेन में सब चीज़ है, हमारे शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है। हम जो हेलमेट है वो ब्रेन सिर में पहनते हैं, सारे शरीर में तो हेलमेट नहीं पहनते ना। हमारा हाथ, मेरा हाथ कट जाए, मेरे दोनों हाथ कट जाएं, दोनों पैर कट जाएं, तब भी मैं जिंदा रहूंगी। मेरे कान कट जाए, मेरा नाक कट जाए, लिप्स कट जाए, तब भी मैं जिंदा रहूंगी। मेरे आंख फूट जाए तब भी मैं जिंदा रहूंगी। मेरा अगर कोई इंसान है उसके यौनिक जो है यौन अंग भी कट जाए तब भी वो जिंदा रहेंगे। लेकिन ब्रेन जो है उस पर अगर कोई चोट लग जाए, अगर ब्रेन डेड हो जाए तो इंसान मर जाता है। इसीलिए हम हेलमेट सिर पे पहनते हैं, सारे शरीर में नहीं पहनते। और कोई हिजड़ा या किन्नर ट्रांसजेंडर किसी के पीनस रिमूव करने से या किसी के ओवरी यूट्रस रिमूव करने से, ब्रेस्ट रिमूव करने से हिजड़ा नहीं होता या किन्नर ट्रांसजेंडर नहीं होता। वो इंसान जैसा फील करता है वो वैसा ही है। अगर शरीर में ये अंग लगे भी हैं तब भी वो ट्रांस वुमेन या ट्रांस मेल है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, किसी के पीनस में या उसके ओवरी में, यूट्रस में कैंसर है, किसी का पीनस में या टेस्टिस में कैंसर, उसको पीनस या उसके निकाल दिया उसको, है ना, तो टेस्टिस निकाल दिए क्योंकि कैंसर उसमें ट्यूमर है तो निकाल दिया, तो वो हिजड़ा थोड़ी हो जाता है। वो अपने आप को हिजड़ा थोड़ी बोलेगा, तालियां थोड़ी बजाने लग जाएगा। वो तो एक आदमी की तरह ही फील करेगा क्योंकि उसका ब्रेन, उसका जो जेंडर है और सेक्स वो मैच कर रहा है। बेशक उसको निकाल दिया, मर तो नहीं गया ना, वो जिंदा है, लेकिन उसका ब्रेन उसको मैसेज दे रहा है कि तुम आदमी हो। ऐसे ही कोई औरत है, उसका ट्यूमर हो गया ओवरी में या यूट्रस में, उसको रिमूव कर दिया तो वो हिजड़ा थोड़ी हो जाएंगे या ट्रांसमेल थोड़ी हो जाएगा। वो वैसे ही जैसे अपने आप को फील करता है। तो ये लोगों को समझ होना है कि ये तो बचपन से, जब उसका बचपन से वो जब बढ़ रहा है तो उसको फील जैसा हो रहा आत्मा का स्वरूप है ना। हाँ जी। तो अंदर से औरत है, एक बाहर से पुरुष है, लेकिन पुरुष के अंदर आत्मा जो है उसके अंदर औरत है। यही हमें समझाना है, यही लोगों को, अपने पेरेंट्स को भी, कि अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा अलग है तो उसका खास ध्यान रखें, उसकी काउंसलिंग कराएं, उसको सपोर्ट कराएं, खुद भी समझें, उसको समझाएं, उसको किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व होने से या उसके ऊपर जो कोई डिस्क्रिमिनेशन या बुली हैरासमेंट होना या सेक्सुअल अब्यूज़, उस पर खास ध्यान तवज्जो दी जाए, उसको केयर किया जाए। बाकी बच्चों से तो मेरे को लगता है उसकी ज़्यादा केयर किया जाए, बाकी बच्चों का भी केयर किया, क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं इस तरह की है जेंडर या सेक्स की। तो अगर इस तरह का केयर होता है तो बच्चा ज़रूर कुछ ना कुछ अपने माँ बाप के लिए वो बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कुछ और आपको, यू वांट टू शेयर समथिंग? बस ये कि हाँ सोसाइटी का तो हम लोग मैसेज देते हैं कि हम सोसाइटी में इक्वालिटी और ये तो चाहिए, बट हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सपोर्ट चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए, एचआर पॉलिसी बनाए, कंपनीज को बोले एचआर पॉलिसी बनाए, जो इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी वाली पॉलिसी बनाए, ताकि नॉट ओनली ट्रांस वुमेन, ट्रांस मेल, बट LGBTIQ प्लस कम्युनिटी भी उसमें काम कर सके विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी हेजिटेशन, बुली, हेरासमेंट। उनके लिए पूरा उनका सपोर्ट रहे, वहाँ पर लोग उनका मजाक ना बनाएं। गवर्नमेंट भी पॉलिसी बनाए, शेल्टर होम बनाए, और अपनी जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सॉफ्ट करें, क्योंकि ट्रांसजेंडर की बहुत लंबी जर्नी है। उनका एज जो क्राइटेरिया है वो ना रखा जाए, थोड़ा उसको रिलैक्स किया जाए, क्योंकि देखिए अपने आप को पहचानते पहचानते हो जाते 30-35 साल, 40 साल हो जाए, और इट्स नॉट इजी तो अपने आप को क्लोजेट से बाहर निकालना। अगर मैं क्लोजेट से बाहर आई हूँ तो निकलते निकलते भी तो मेरे को 45 साल लग गए ना। आज मेरे पास, मैं जॉब नहीं मांग रही कर, बट मेरा फ्यूचर जो बुढ़ापे का सिक्योरिटी तो होना चाहिए। जो बूढ़े ट्रांसजेंडर हैं उनका क्या होगा, है ना। हम लोग यंग पॉपुलेशन पे तो काम कर ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट ओल्ड जो जनरेशन है, उनका क्या होगा, उनकी पेंशन 1000 रुपये में क्या गुजारा होता है। तो सरकारों को थोड़ा सा हमारे लिए पॉलिसी बनानी होगी ध्यान से, कि जैसे पंजाब पुलिस ने पॉलिसी बनाई है, भर्ती की प्रक्रिया को थोड़ा सा ढीला किया, उसमें थोड़ा सा अलग बनाया है,
इससे हरियाणा को भी चाहिए, और भी जितनी भर्ती की प्रक्रिया सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, राज्य सरकारों में भी, ताकि हमारे समुदाय के लोग भी आके काम कर सकें, चाहे वो 35 साल में है, चाहे 30 साल में। और उनको जैसे पुलिस की भर्ती होती तो ट्रेनिंग भी सरकार अगर दे, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको थोड़ा सपोर्ट करे, और ताकि वो रोल मॉडल पैदा हो सकें। तो सरकारों से मेरी ये बस विनती है, और पॉलिसी तो बनती हैं लेकिन इतना ध्यान से कोई बनाता नहीं है। एंड आई रियली होप सो कि इस चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे, और एक्सेप्टेंस और राइट्स जो उनको मिलने चाहिए वो मिलने चाहिए, फॉर श्योर मिलने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, सच में आपने बहुत ज़्यादा लेवल पर हमें अवेयरनेस दी, एंड मुझे भी आई थिंक ह्यूमन लेवल पे आई हैव फॉर्म्ड मोर रिस्पेक्ट फॉर यू एज अ Thank you so पर्सन much. और फॉर द जेंडर दैट आई थिंक अभी तक इंटरेक्शन मेरा नहीं हुआ था। एंड आई रियली होप, एंड पेरेंट्स से भी अपील करना चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे डिफरेंट हैं तो उनको घर से मत निकालिए, उनके साथ इनजस्टिस मत कीजिए, क्योंकि बाहर का दुनिया वैसे ही बहुत ज़्यादा क्रूअल है। तो घर पे एटलीस्ट उनको वो सेफ एनवायरनमेंट दे, सपोर्ट करें अपने बच्चों को, चाहे वो किसी भी जेंडर से आइडेंटिफाई करते हो, सो दैट एक अच्छी सोसाइटी में फॉर्म कर सके। आई थिंक हमें ही वो चेंज लाना पड़ेगा एज अ सोसाइटी एंड एज द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई रियली होप सो आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा, एंड बहुत अच्छे लेवल पे आप लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। एंड इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द टिप।